हाय गाइस, वेलकम बैक टू कैवल्य पीसीएस। आई थिंक अभी कल ही महाराष्ट्र पीसीएस का पेपर आउट हुआ है, मतलब प्रीलिम्स हुआ उसका। एंड क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, तो क्यों ना हम इसको अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लें। तो आज इस वीडियो में हम सारे 100 क्वेश्चंस को डील करेंगे जो कि महाराष्ट्र पीसीएस में अभी आए थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑन 11th April 1942 a resolution was passed by Congress Working Committee rejecting। इसमें पूछ रहा है 1942 में कौन सा, मतलब आप एक टाइमलाइन अगर अपने दिमाग में ड्रॉ करो तो 1942 किस टाइप का टाइमलाइन है। वो क्रिप्स मिशन आएगा, फेल करेगा, उसके बाद फिर अगस्त में हम जाएंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होगा। तो कौन सा रिजेक्ट किया था? क्रिप्स प्रपोजल को रिजेक्ट किया था। एंड ऑल मेजर इंडियन पार्टीज, सबने मतलब सहमति से रिजेक्ट किया था। जितनी मेजर पार्टीज थी सबने ही रिजेक्ट किया था ऑलमोस्ट। तो क्रिप्स मिशन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 2, इन ऑर्डर टू अपीज the moderates and win over the support of Muslims, the British government introduced dash through the Indian Council Act 1909। आपको नहीं पता, आप एक टाइमलाइन लगाने की कोशिश करो 1909 के टाइमलाइन पे क्या मैच कर रहा है आपको। मॉन्टेगू क्लेम्सफोर्ड तो 1919 के टाइमलाइन पे चला जाएगा 10 साल बाद। इस टाइमलाइन पे क्या मैच कर रहा है? मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स मैच कर रहा है। इसमें जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था ना उनको, तो उसी से उनको अपीज कर रहे थे वो मुस्लिम्स को। आंसर हो जाएगा 1, मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स। Question number 3, reformers have to face opposition from our near and dear ones, parents, wives, daughters, and countrymen with whom we have to travel through life. This was said by a social reformer, Vaman Rao Madhav Rao Kolhatkar, who hailed from। इनका पूछ रहा है कि मतलब ये कहाँ से ओरिजिनली थे। महाराष्ट्र पीसी से क्वेश्चन है, थोड़ा महाराष्ट्र का टच है इसमें कहीं कहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विदर्भा। ये विदर्भा में से इन्होंने वुमेन कॉज के लिए काफी काम किया था, वुमेन कॉज के लिए भी काम किया था इन्होंने। तो ये याद रखना, हो सकता है हमारे को नॉर्मल में ये स्टेटमेंट देके पूछ दे कि ये किसने कहा है, तो याद रखेंगे वमन राव माधव राव कोल्हटकर ने कहा है ये। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। अब ये क्वेश्चन मेरे को काफी यूनिक लगा और काफी अच्छा लगा कि ये क्वेश्चन आपको अलग एग्जाम्स में पूछ सकता है, जैसे स्टेट पीसीएस हो गया या फिर इनफैक्ट यूपीएससी में भी आपको पूछ सकता है ये क्वेश्चन। ये मैच द करेक्ट पनिशमेंट एंड फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इन मुगल जुडिशियल सिस्टम। मुगल तो फेवरेट रहा है उनका। तो इसमें कुछ पनिशमेंट्स हैं एंड उनका मीनिंग क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। पहला है हद, ताजीर, किसास एंड तासीर। किसास ही बोलते हैं ना, किसास बोलते हैं इसको, ठीक है किसास। तो हद का मतलब ये था ना, ये मतलब थोड़ा सा ड्रिवन था, जो उनका शरिया लॉ है ना उस कानून से थोड़ा ड्रिवन था। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसमें था, इसका मतलब था फिक्स्ड पनिशमेंट। फिक्स्ड पनिशमेंट, फिक्स्ड पनिशमेंट इसका मतलब था। जो ताजीर है, ताजीर का मतलब इसमें तो फिक्स था ना, जो भी शरिया में कहा गया है उस हिसाब से ये चलता था। लेकिन ताजीर जो है डिस्क्रिशन पे था, जज के डिस्क्रिशन पे, कि जो जज बैठ रहा है वो मतलब इस पे अपना फैसला सुना सकता है इंडिपेंडेंटली। जो किसास था वो था रिटेलिएटरी। रिटेलिएटरी जो सजा दी जाती थी वो रिटेलिएटरी दी जाती थी उसमें, जैसे कि तुमने उसके साथ वैसा किया तो तुम्हारे साथ भी वैसा ही कर ले वो, ऐसा सजा था। एंड तासीर, तासीर का मतलब पब्लिक ह्यूमिलेशन। पब्लिक ह्यूमिलिएशन मतलब उसको जो भी गलतियां की है उसको सभा में गिनवा बैठा के, कि मतलब उसने क्या किया है, कैसा गलत काम किया उसने। आंसर बन जाएगा इसका फिक्स्ड पनिशमेंट। ए का बन गया अपना 4, ये बन जाएगा ए का 3। तासीर मतलब जज के ऊपर था ना, और रिटेलिएटरी बन रहा है यहाँ पे सी का, ये तो क्लियर बन रहा है। एंड तासीर से ये भी बन रहा है क्लियर। 4 का 2, ये किस में मैच कर रहा है? ये मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर 3, 4, 3, 1 एंड 2 में मैच कर रहा है। ठीक है, आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स was published by combining 4 famous speeches delivered by barrister चितरंजन दास in 1917। सीआर दास, इस पे मतलब थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया था ना, सीआर दास की बुक का नाम पूछा गया था, तो वो कौन थी? अगर आप नॉर्मल पढ़ोगे ना तो आपने एक ही नाम इसमें से सुना भी होगा और एक ही सेंसिबल भी लगेगा। इंडिया ऑफ इंडियंस, मतलब ये उतना कोई नहीं लग रहा है। इंडियन इंडियंस ये भी हमने नहीं सुना है। इंडिया फॉर इंडियंस ये भी नहीं।
इंडियंस फॉर इंडिया ये भी नहीं, इसका क्या था नाम, इंडिया फॉर इंडियंस। आंसर हो गया 2। सीआर दास से हम और कुछ याद कर सकते हैं क्या? गया सेशन याद कर सकते हैं। उसके बाद 1 जनवरी 1923 में इन्होंने एक पार्टी फॉर्म किया था, आप बताना मेरे को वो पार्टी कौन सी थी। ये प्रो चेंजर्स में थे, मतलब जब आईएनसी में थोड़ा सा दरार पड़ा ना, तो 2 भाग में वो बटा था, एक नो चेंजर्स एक प्रो चेंजर्स थे। जो प्रो चेंजर्स थे उनका कहना ये था कि हमें इलेक्शंस को बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, हमें लेजिस्लेचर में घुस के उसके अंदर उसका काम डिस्टर्ब करना चाहिए, अपने एजेंडास को पुश करने चाहिए, ठीक है। और नो चेंजर्स थे, उनका कहना था नहीं नहीं हमने बॉयकॉट करा इलेक्शन को, तो बॉयकॉट ही ठीक है। तो सियादास से हमने इतनी चीजें याद कर ली। नेक्स्ट आते हैं हम, हु वाज द लेफ्टिनेंट जनरल हु प्लेड अ गाइडिंग रोल इन मर्जर ऑफ हैदराबाद स्टेट। इसमें काफी जगह आंसर्स कुछ और भी दिया हुआ है, बट आई थिंक इसका आंसर है महाराजा रंजीत सिंह जडेजा। ये पूरा नाम दिया हुआ नहीं है, लेफ्टिनेंट यही थे और ये पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पहले यही थे, ठीक है। तो राजा, तो इनका पूरा नाम था महाराजा राजेंद्र सिंह जडेजा। आंसर यही होना चाहिए आई थिंक, क्योंकि इसके अलावा भी एक और थे जैन चौधरी, तो उनका नाम कहीं दिया हुआ नहीं है जैन चौधरी जी का। तो सेकंड ऑप्शन मेरे को ये लग रहा सबसे सही ऑप्शन है। काफी जगह ऑप्शन ये भी बताया गया बट इसका मेरे को कोई सोर्स मिला नहीं। केएम करियप्पा से हम याद रख सकते हैं, सेकंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, मुगल एम्परर अकबर, द टाइटल ऑफ खाने खाना। ये क्वेश्चन मतलब इसी से रिलेटेड, खाने खाना से रिलेटेड क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर यूपी पीसीएस में दिखा था ना। तो टॉपिक्स ऑल ओवर जो पीसीएस होता है ना उसका सेम ही घूम फिर के टॉपिक रहता है काफी सारा। तो यहाँ ईयर के साथ पूछा है 1584 में खाने खाना की उपाधि किसको दी थी अकबर ने। तो अपने को बताया 1550 के आसपास में दी थी बैरम खान को। इसमें काफी डिस्प्यूट भी है, 54-56 के आसपास में बैरम खान को दी थी, बट 1584 में कौन थे, अब्दुल रहीम, इन्हीं के बेटे थे अब्दुल रहीम, उनको दी थी बैरम खान के बेटे को। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं अपन। इन 1877 द ग्रेट दिल्ली दरबार वाज हेल्ड, हु डिस्क्राइब्ड इट दैट द इंडियन पार्लियामेंट। दिल्ली दरबार 3 बार हुआ था, 1877 वाले की बात करी जा रही है 3 दरबार में से। तो पूछ रहेंगे कि ये किसने डिस्क्राइब किया था इसको, देन इंडियन पार्लियामेंट ये किया था जीवी जोशी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेट अप द सेपरेट डिपार्टमेंट कॉल्ड दीवाने अमीर कोही। ये किसके लिए था, एग्रीकल्चर के लिए था। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कैसे बढ़ाया जाए, एग्रीकल्चर मार्केट कैसे मतलब अच्छा किया जाए एग्रीकल्चर को, उसके लिए था। और ये कौन लेके आया था, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक लेके आया था। मेजरली तो इसने ब्लंडर्स ही किए थे बट कुछ कुछ अच्छी काम भी की थी इसने। फिरोज शाह तुगलक से हम ये याद कर सकते हैं क्या, कनाल्स बनवाए थे इन्होंने, सराय बनवाए थे इन्होंने। सराय का मतलब रेस्टिंग प्लेसेस बनाए थे। दिल्ली में आप गए होंगे तो काफी सारे आपको सराय मिलते हैं, तो वो सब इन्होंने ही बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक जाति भेद विवेकसार वॉज रिटेन बाई। ये मतलब मराठी राइटर है, तो किन्होंने लिखा ये, तुकाराम तात्या पडवल ने लिखा है ये, इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट आते हैं, हु वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड चाइना while accepting the पंचशील प्रिंसिपल। पंचशील प्रिंसिपल आया कब था, 1954 में अडॉप्ट किया गया था। एक स्टोन है उसमें ये प्रिंसिपल्स भी लिखे हुए हैं 5 प्रिंसिपल्स थे। हाँ, पंचशील के 5 प्रिंसिपल्स एक स्टोन में भी इनग्रेव्ड है, उसके नीचे लिखा हुआ है 1954, ठीक है। तो ये इंडिया चाइना के बीच हुआ था, ये चीज तो हमने देख ली। अब एक बात बताओ कि कभी आपने सुना कि इंडिया के 2 प्राइम मिनिस्टर है। चलो मान लिया एक बार हमने नहीं सुना और ऐसा हो भी गया हो, चाइना के भी इतना कोइंसिडेंस, उस टाइम चाइना के भी 2 प्राइम मिनिस्टर हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जहां ये दो दो ऑप्शन है ना, ये तो खुद से ही इनकरेक्ट हो गया। आंसर क्या बनेगा, ओनली ए। हाँ ओनली ए, जो आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू एंड जाओ इनले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक विधवा वपन अनाचार वाज रिटन बाई। ये मतलब विधवा वपन अनाचार जो किताब है वो किसने लिखी है, वो किताब लिखी है विष्णु शास्त्री पंडित जी ने, ठीक है।
बाला शास्त्री जाम्बेडकर जो है ना, इनको हम फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म भी कहते हैं। फादर ऑफ यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। इसमें मैच करने को दिया हुआ है, किंग्स के नाम दिए हुए हैं, उनकी डायनेस्टीज को मैच करना है। अगर आपको सारा नहीं पता ना, एक दो ही पता तो आप काम चला लोगे। एक आपको विजयलया तो पता ही होगा कि विजयलया जो है वो फाउंडर है, चोला इंपीरियल चोला के फाउंडर कौन है, विजयलया है। एंड अगर बाकी कुछ नहीं भी याद है तो इतना याद रख लो कि भोजा जो है वो गुजर प्रतिहार से है। ठीक है, भोजा वन जो है गुजर प्रतिहार से है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, एक ही से बन गया। अगर थ्री भी हम ओनली मैच कर लेते ना तो आंसर अपना एक ही से बन जाता। थ्री सी में एक ही है, ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा। आंसर इसका मार्क कर लो, 13 का 2। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। कृष्णदेव राय, अब किस में नहीं आ रहा है, यूपीएससी पूछ रहा है विजयनगर इंपायर से, बीपीएससी पूछ रहा है, यूपी पूछ रहा है, झारखंड पूछ रहा है, सब तो पूछ रहे हैं ना विजयनगर इंपायर से। तो छोड़ना क्यों है विजयनगर इंपायर को, पढ़ लेंगे हम इसको बढ़िया से। रूलर ऑफ विजयनगर इंपायर कृष्णदेव राय रोट अमुक्ता मूल्याद। ये लिखा था इन्होंने किसमें लिखा था, तेलुगु में। तेलुगु में ये लिखा गया था। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यहाँ करेक्ट बताना है, सही है, करेक्ट बताना है। ही टुक टाइटल एज आंध्रा भोजा एंड अभिनव भोजा। बिल्कुल सही बात है, आंध्रा भोजा हो गया, अभिनव भोजा हो गया, कुछ पितामह करके भी इन्होंने टाइटल लिया था, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। पेड्डाना, ये एक फीमेल पोएट है। पेड्डाना was a prominent Telugu poet in the court of कृष्णदेव राय। ये बिल्कुल सही बात है, ये इन्हीं के कोर्ट में थी। कृष्णदेव राय was from संगम डायनेस्टी। संगम डायनेस्टी से तो शुरू वाले थे ना, ये तो तुलुवा डायनेस्टी से थे, तुलुवा डायनेस्टी से थे। तो ये हो गया गलत, आंसर क्या बनेगा, डी गलत, ए बी एंड सी हो जाएगा आंसर। और अगर कुछ याद करे तो इसे याद आ रहा है क्या अपने को, कृष्णदेव राय से, विजयनगर इंपायर से याद आ रहा है, फाउंडर कौन होंगे, हरिहर एंड बुक्का। हरिहर एंड बुक्का इसके फाउंडर होंगे। कौन कौन आए थे, डोमिंगो पेज आए थे इनके टाइम पे, इनके टाइम पे फिर और भी काफी एम्बेसडर्स आए थे अलग अलग जगह से। एक इन्होंने एक सिटी नगलापुरम नगलापुरम नाम का एक सिटी स्टेब्लिश किया था अपनी माँ के नाम पे, एक मंदिर ही बनवाया था, उस मंदिर के नाम मेरे को बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। To become a member of dash, person had to eat bread prepared by Christians and drink water hand of at hands of Muslims। ये किसके लिए था, मतलब किसके लिए ये रखा गया था, ये रखा गया था प्रार्थना समाज के लिए। ठीक है, प्रार्थना समाज से अगर हम याद करें ना, तो प्रार्थना समाज हम याद कर सकते हैं 1867 में आत्माराम पांडुरंग जी ने इसको स्टैब्लिश किया था। ब्रह्मो समाज इसी तरह देखे तो 1828 में राजा राम मोहन रॉय जी इसको स्टैब्लिश करेंगे। आर्य समाज 1875 याद कर सकते हैं हम, दयानंद सरस्वती जी को। सत्यशोधक समाज तो हमें पता ही है, हमारे ज्योतिबा फुले एंड इन्होंने आई थिंक 1873 में इन्होंने स्टैब्लिश किया था इसको, 1873 में। यस, और याद करें ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नाम की पुस्तक भी लिखी थी। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस से भी हर जगह क्वेश्चन आपको बन रहा है, क्योंकि सेंसस अभी होने वाला है। ठीक है, सेंसस आ जाएगा तो हर जगह से क्वेश्चन बन रहा है ना, आप कोई भी पीसीएस उठा के देख लो, बीपीएससी को छोड़ के। बीपीएससी में पूछा ही होगा, मेरे को याद नहीं है। तो यहाँ भी क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच यूनियन टेरिटरी हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन, मतलब एसटी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज कहाँ पर है। यहाँ स्पेसिफिकली यूटी पूछा हुआ है, तो ये क्या है, लक्षद्वीप में है कितना, ये 94.8% है। अगर यही स्टेट अगर पूछ दे तो स्टेट में हम क्या करेंगे, मिजोरम जो कि है 94.4%। एंड अगर इन नंबर्स पूछे कि इन नंबर से ज्यादा एसटी पॉपुलेशन कहाँ पर है, तो वो है एमपी में, मध्य प्रदेश में है। सब हो गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, द स्टेट ऑफ राजस्थान हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट। कितना था,
6.11% लिटरेसी रेट था इनका। एंड बिहार की देख लेते हैं, बिहार का लिटरेसी रेट कितना था? 61.8%। बिहार का है 61.8% एज पर 2011 सेंसस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? ये चीजें हमें याद रखनी है कि फॉल्स पूछ रहा है यहाँ पे। द नदर्न टिप ऑफ mainland इंडिया इज देवदार इन लद्दाख, बट हमने यहाँ पे पढ़ा है इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा कोल पढ़ा है, इंदिरा पॉइंट तो नीचे है, इंदिरा कोल, ठीक है। द सदर्न टिप इज कन्याकुमारी, सही बात है, कन्याकुमारी। जो मेनलैंड की बात करें तो विवेकानंद मेमोरियल शायद कुछ बना हुआ है वहां पे, उसी को हम कहते हैं। द ईस्टर्न टिप, मतलब इंडिया को यहाँ ले ले तो ईस्टर्न इधर वाला आएगा ना, इधर करके इधर वाला ईस्टर्न टिप आएगा। ईस्टर्न टिप ऑफ मेनलैंड इंडिया इज कितिबू, ये तो सही है, बट इन असम नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश है ना, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया। द वेस्टर्न टिप, अब इधर वाले की बात कर रहा है, इज गुहार मोटाइन गुजरात, तो ये बिल्कुल सही है, ये सही है, ये सही है। इन दोनों में कंफ्यूजन है, ए और डी में, ए और 1 और 3 में, बट 3 हमें पक्का पता है कि गलत है। ए में हो सकता है कि इन्होंने कोई स्पेसिफिक जगह उठा लिया हो, बट ये भी मेरे को मिला तो नहीं कहीं, ये भी गलत ही है, बट हम जाएंगे आंसर नंबर 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, वापस से नॉट करेक्ट, अगर आप हड़बड़ी में रहोगे इसको करेक्ट मान के चले जाओगे तो आपका क्वेश्चन सीधे से गलत हो जाएगा। तो आते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड इन 30 to 30 के बीच में बनता है ना ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये अपना ये हो गया, बना के दिखाता हूँ, ये हो गया अपना अर्थ, चिपटा अर्थ। अब इस बीच में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं 30 to 30 के बीच में, क्योंकि ट्रॉपिकल जहाँ रहेगा एरिया वहीं पे ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म होगा ना, तो ये हो गया, तो ये बात बिल्कुल सही है। डायमीटर, डायमीटर भी है ना, कि अगर आपको नंबर्स नहीं पता है बट तो वर्डिंग पकड़ो, द डायमीटर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन कैन रेंज फ्रॉम, कैन पॉसिबिलिटी एंड इवन मोर, मतलब ये कोई श्योर शॉट कोई नंबर नहीं दे रहा आपको, आपको एक अंदाजा दे रहा बस, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैन, वापस से कैन हैव अ विंड स्पीड ऑफ 50 से 60 किलोमीटर पर आवर एंड इवन मोर, मतलब हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, और इतना भी हो सकता है मतलब इससे थोड़ा कम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है तो ये भी सही है। लास्ट है, ट्रॉपिकल साइक्लोन फ्लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हमने पढ़ा था ना कि जो साइक्लोन्स होते हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे बनते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंड सदर्न में क्लॉकवाइज, ये हो गया साइक्लोन का बात। अब जो एंटी साइक्लोन होगा वो कैसा बनेगा, इधर इधर होगा क्लॉकवाइज, इधर एंटी क्लॉकवाइज, ये चीज आप याद रखना है, साइक्लोन पूछे ऊपर एंटी क्लॉकवाइज बहता है, तो गलत ऑप्शन पे को मिल गया अपना, ये हो गया गलत, आंसर हो गया 3 ओनली डी। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ सिंधु, सिंधु बोलो या इंडस बोलो, इंडस की ट्रिब्यूटरीज के बारे में पूछ रहा है। झेलम है, चेनाब है, बट कोसी नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। गंडक कोसी ये तो बिल्कुल ही नहीं है। सतलज बियास रिवर रावी चेनाब ये है, ये मतलब नीचे वाली ट्रिब्यूटरीज हैं। एंड काबुल खुर्रम स्वात एंड झेलम ये ऊपर में बहती है जो, तो आंसर क्या होगा, सी एंड डी बोथ, किसमें है, ऑप्शन नंबर 2 में है सी एंड डी बोथ। नेक्स्ट चलते हैं, मैच द फॉलोइंग, मैच द इंडियन स्टेट यूटी विद देयर 6 रेशियोज, ठीक है, इसमें स्टेट और 6 रेशियो को मैच करने के लिए अपने को पूछा हुआ है यहाँ पे, तो मिलाते हैं अब। किसी का पता है क्या, केरला हमें पता है कि सबसे ज्यादा इंडिया में 6 रेशियो किसका है, केरला का सबसे ज्यादा जहाँ है, चुपचाप से हम केरला को लगा के रख देंगे। अब जो इससे कम होगा वो तो केरला के आसपास ही हो ना, क्योंकि मतलब आसपास के स्टेट जो है वो एक डेमोग्राफी है जो डेवलप्ड डेमोग्राफी है, तो हमें पता है कि अगर ये केरला है, ए का 3 से निकल रहा है क्या आंसर, ए का 3 से ही निकल रहा है आंसर, दूसरा कुछ पता होने की जरूरत है ही नहीं। ए का 3 हो गया, बी का हो गया 1 अपना, सी का हो गया 2 एंड डी का 4,
ये चीज यहाँ से क्लियर हो गई, आंसर हो जाएगा इसका। एंड ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस ऑफ द स्टॉर्म इन अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडियन पेनिनसुला। इस जो स्टॉर्म आते हैं ना, उसके उसका मतलब रीजन क्या है? जो ये इस जगह की बात कर रहा है, इस जगह जो स्टॉर्म आते हैं इसके रीजन क्या है, मतलब कोस्ट लाइन पे जो पेनिनसुला के स्टॉर्म आते हैं उसके रीजन क्या है, देखते हैं। ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन एयर प्रेशर। टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो एयर प्रेशर इंक्रीज होगा, ये कह रहा है ना? ऐसा तो नहीं है। ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीज इन एयर प्रेशर। देखो, ये मैं समझाता हूँ आपको। आपने पढ़ा होगा लो प्रेशर हाई प्रेशर का, चीजें आपने पढ़ी होंगी ना। तो अब मान लो कि ये लैंड एरिया है और एक डिफरेंशियल हीटिंग भी, ये अरेबियन सी है यहाँ, बे ऑफ बंगाल है यहाँ पर, ठीक है, ये तीन हो गया। जो वाटर है वो हीट को ज्यादा रिटेन भी कर पाता है, और मतलब देर से गर्म होता है और जल्दी ये भी नहीं होता है। तो जो भी उसका आराम आराम से होता है, ठंडा भी लेट से होगा, गर्म भी लेट से होगा। एंड जमीन का क्या है, जो लैंड एरिया है, लैंड एरिया वो जल्दी से गर्म हो जाएगा, जल्दी से ठंडा हो जाएगा। तो अब मान लो यहाँ जल्दी से गर्म हो गया, ठीक है, तो लो प्रेशर बन गया। तो लो प्रेशर जैसे ही गर्मी होती है, हवा ऊपर जाता है, पता है ना, लो प्रेशर बनता है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से, यहाँ तो क्योंकि हाई प्रेशर है ना, अभी डिफरेंशियल हीटिंग है, यहाँ पे हीटिंग लेट से होगी, तो कंपेरेटिवली यहाँ कोल्डर है। तो यहाँ से हवा जाता है, यहाँ से भी हवा जाता है। इसका मतलब विंड क्यों फ्लो कर रहा है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और जो प्रेशर है वो इंडियन पेनिनसुला में डिक्रीज कर जाता है। यहाँ पूछ रहा है ना इंडियन पेनिनसुला के आपको रिगार्डिंग बताना है, नॉर्मली नहीं, इंडियन पेनिनसुला में क्या हो रहा है उसको रिलेट करके बताना है। इंडियन पेनिनसुला में जब गर्मी बढ़ रही है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, लो प्रेशर फॉर्म हो रहा है, और डिक्रीज इन एयर प्रेशर, लो प्रेशर फॉर्म हो रहा है, और जो हवाएं हैं जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से है वहां पे कन्वर्ज कर रही हैं, इसलिए वहां पे स्टॉर्म आता है। आंसर हो गया 2। कलसुबाई इज द हाईएस्ट पीक इन महाराष्ट्र लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज। नहीं पता है, अगर गेस भी लेना है तो महाराष्ट्र कहीं इधर साइड में है, तो और ये पूरा वेस्टर्न घाट है, तो सह्याद्री के साथ चले जाते हैं सबसे, क्योंकि सह्याद्री तो इतना बड़ा स्ट्रेच है, तो सह्याद्री के साथ चले जाते हैं अपन। आंसर होगा इसका सह्याद्री। पूछ रहा है ओशन और उसमें जो ट्रेंच मिलते हैं, एक ट्रेंच तो सबने सुना होगा पैसिफिक के साथ मारियाना ट्रेंच ऐड कर देते हैं। दूसरा ट्रेंच जावा, इंडिया के बगल में है ना, इंडोनेशिया, इंडिया ये है, यहाँ से अंडमान है, इधर से इंडोनेशिया का पूरा जाता है ना, इधर से और राइट की तरफ। तो जब ये पूरा इंडियन ओशन है तो जावा ट्रेंच भी तो इंडियन ओशन में होगा ना। ए का हो गया 2, ये दोनों कट हो गया, एंड सी का हो गया 1, आंसर निकल गया आपका 3। 3 का हो जाएगा, नहीं मैंने गलती कर दी आई थिंक, ये दोनों कट हो गया, ए का हो गया 2, सी का हो गया 1। ठीक है, इसका ये हो जाएगा और इसका हो जाएगा ये। अटलांटिक क्वेश्चन में हो जाएगा प्यूटोरिको ट्रेंच, एंड आर्कटिक में क्या हो जाएगा, यूरेशियन ट्रेंच। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज गोइंग थ्रू विच स्टेट ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी के जो भी क्वेश्चंस है ना, आप बताना कि उस जो पढ़ाया है मैं उससे ऊपर से क्या क्वेश्चन है। मतलब अभी क्लाइमेटोलॉजी आपको, अभी आपको मॉनसून सिस्टम पढ़ाया नहीं उसको छोड़ के, बाकी क्या है ये भी पढ़ाया हुआ है, डिफरेंशियल हीटिंग भी पढ़ाया हुआ है, इक्वेटर भी पढ़ाया हुआ है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अब देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है क्या क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस स्टेट से पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आपको बताया था ना एक निमोनिक, राहुल गांधी मेड चीफ जस्टिस वेट टू मीट, ये निमोनिक आपको बताया था आपने। तब इस निमोनिक को बनाते हैं राजस्थान, राजस्थान यहाँ ऑप्शन में है क्या कहीं? ठीक है, एमपी, राजस्थान के बाद गुजरात है, गुजरात है, गुजरात है, एमपी है यहाँ पे, महाराष्ट्र यहाँ गलत हो गया, बिहार गलत हो गया, बिहार गलत हो गया, आंसर तो यूं ही निकल गया। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ से भी एक बार हम याद कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। राजस्थान हो जाएगा अपना, अपना गुजरात हो जाएगा, एमपी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सब बन गए, टोटल 8 होते हैं, 8 बन गए अपने। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं।
बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं एंड कौन से ईयर में वो स्टैब्लिश हुए थे वो दिए हुए हैं। नीलगिरी कब हुआ था? 1986 में हुआ था। जो सुंदरबन है वो हो जाएगा अपना 1989 में। कच्छ 2008 एंड पन्ना 2011 जो सबसे मतलब इन सब में सबसे नया है बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, आंसर क्या बनेगा अपना? एक का फोर आंसर बन गया अपना 2। नीलगिरी कहाँ पर है? नीलगिरी के जब ईयर याद करिए तुमने, हम जगह को भी याद कर लेते हैं। ये 3 स्टेट में मतलब डाइवर्ज्ड है, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। कर्नाटका जो नीलगिरी हिल्स है ना, उसी के बगल में एक टाइगर रिजर्व भी है। उसका नाम आप बताना, यूपीएससी में वो PYQ आया था, मतलब वो स्टेटमेंट था एक PYQ में, वो बताना आप। टाइगर रिजर्व मैंने लिख लिया है, यहाँ पे आप नाम बताना और सत्य सत्य बताना एकदम। इसका आपने मार्क कर लिया था ना, 2 था। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। रिवर कन्फ्लुएंस एंड रिवर्स पूछ रहा है, तो ये टिपिकली महाराष्ट्र के रिवर है। महाराष्ट्र के रिवर है, इसलिए आपको इतना नहीं पता होगा क्योंकि ट्रिब्यूटरीज हैं। ये कोई वैसा ये रिवर नहीं है। तो इसका आंसर 2 है, तो हम मिला लेते हैं इसको। ए का हो गया पराक्षी जो है, तापी, गोमती। बी का हो गया 1, सी का हो गया 4 एंड डी का हो गया 3। बट ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बस जो रिवर है उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो जो तापी है वो कहाँ से निकलती है? बैतूल डिस्ट्रिक्ट से। बैतूल डिस्ट्रिक्ट से तापी का ओरिजिन माना जाता है। ठीक है, और देखे तो गोमती से याद कर सकते हैं। एक गोमती जो यूपी वाली गोमती है, उसके किनारे पे कौन सा शहर है? लखनऊ। लखनऊ गोमती के शहर पे। भीमा तो कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। एंड कृष्णा से याद कर लेते हैं, कृष्णा कहाँ से निकलती है? कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण जो है वो क्या है? वो महाबली है। महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से कृष्णा निकलती है। और एक रिवर है वो त्रिम्बकेश्वर से निकलती है। त्रिम्बकेश्वर से निकलती है, उस रिवर का नाम आप कमेंट डाउन कर देना मेरे को। क्वेश्चन नंबर 28। डैश मानसून विंड्स ब्लो इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हो चाहे कोई भी हो, जून टू सितंबर कौन सी मानसून विंड बहती है? तो साउथ वेस्ट मानसून विंड ही बहती है जून टू सितंबर में इंडिया में। मतलब इधर साइड से जो आ रही है, तो ये ना कितना हो गया? 28 हो गया ना, 29। अरे लंबे लंबे क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सही वाले बताने हैं। अच्छा, द टेम्परेचर ऑफ ट्रोपोस्फेयर जनरली डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड। ये हमने सुना है लैप्स रेट नाम का एक चीज, लैप्स रेट, कि हर किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्रॉप होता है। तो ये लैप्स रेट का डेफिनेशन बिल्कुल सही है कि ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर गिरता है। ये बिल्कुल सही हो गया। द ट्रोपोस्फेयर, अब यहाँ पे एक बिकॉज लगा देते हैं ना, उसके बाद पढ़ के देखते हैं। द ट्रोपोस्फेयर इज हीटेड नॉट बाई एब्जॉर्प्शन ऑफ इनकमिंग शॉर्ट वेव बट शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन बट बाई ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अर्थ सरफेस। मैंने आपको बताया था एक चीज एडी वाली क्लास में कि जो अर्थ हीट होती है ना, वो आने वाली रे से नहीं होती है, वो आउटगोइंग सोलर रेडिएशन से होती है। ठीक है, ये तो शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है, ये लॉन्ग वेव होता है। तो इससे कुछ भी हीटिंग नहीं होता है। हीटिंग जो होता है वो हीटिंग तो जाने वाली से नहीं होता है, क्योंकि अगर यहाँ 100 एनर्जी आ रहा है ना, तो यहाँ जाएगा भी 100। वो अर्थ हीटिंग होता क्या है या ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या? वो ये है कि ये जाने में जो समय लगा रहा है ना, इसको क्लियर रास्ता नहीं मिल रहा है, ओपेसिटी है कि कभी इसको क्लाउड्स पकड़ ले रहे हैं, कभी जो पार्टिकल से वो पकड़ ले रहे हैं इसका हीट। तो वो जो रिमेनिंग टाइम है ना, जितने देर वो अर्थ में रह रहा है, अर्थ एटमोस्फेयर में, वो हीट करता है अर्थ एटमोस्फेयर को। तो जो सेकेंड ऑप्शन है वो अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है फर्स्ट ऑप्शन को, कि जो ट्रोपोस्फेयर है वो ऊपर में ठंडा है, नीचे में गर्म है। क्यों गर्म है? क्योंकि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है ना, उससे हीटिंग नहीं हो रही है, वो आउटगोइंग में हो रही है। तो सबसे ज्यादा गर्म कौन होगा? सबसे ज्यादा ट्रैपिंग कहाँ होगी? नीचे में होगी। फिर ऊपर 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 ऊपर, ऊपर वाला ठंडा होगा, नीचे वाला ज्यादा गर्म होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक टाइप इज हाइड्रस।
रॉक, हाइड्रस रॉक फाउंड बाय केमिकल प्रोसेस, इसका आंसर है जिप्सम। जिप्सम रॉक, जब आप रॉक एंड मिनरल्स पढ़ोगे तो आपको याद करना होगा ये। एज पर हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल्स 2008, ये चीज याद रखना आप, 2008 में ये रूल्स कब के हैं, 2008 के हैं। ये आपको मैच द फॉलोइंग में कभी दे सकता है। द डैश शुड बी द नोडल एजेंसी, नोडल मिनिस्ट्री to deal with the transboundary movement of hazardous waste and to grant permission for transit of hazardous waste through any part of India। hazardous waste की हम बात कर रहे हैं तो कौन सी मिनिस्ट्री को इसमें मतलब इंटरफेयर करना चाहिए? होम अफेयर्स को करना चाहिए? नहीं। एक्सटर्नल को नहीं, कॉमर्स को नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट को। जो वेस्ट है, हजार्डस है, वो इन्वायरमेंटली हजार्डस हो सकता है, उसका हैंडलिंग, उसका मूवमेंट, तो किसके अंडर में आएगा ये आएगा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। पॉल्यूटेंट्स दिए हुए हैं एंड इफेक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स दिए हुए हैं, इनको आपको मैच करना है। देखते हैं सबसे पहला इफेक्ट, इफेक्ट मतलब नीचे से हम देखते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन होता क्या है? अब जैसे कि मान लो ये एक पॉन्ड है एंड ये जो है एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट्स हो गए, ये एक फैक्ट्री हो गया, एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट्स हो गया, फैक्ट्री हो गया, ये हाउस होल्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है कि जो सिंचाई हो रही है, इरिगेशन हो रहा है, यहाँ से इन्होंने नहर बना के रखा है, एक्स्ट्रा पानी यहाँ से डाल रहे हैं और जो एक्स्ट्रा पानी है उसको निकाल के वापस यहाँ डिस्चार्ज कर दिया है, या फिर बारिश आई, बारिश से पानी डिस्चार्ज हो गया। इस पानी में क्या था? फर्टिलाइजर था, तो इसमें फर्टिलाइजर गया यहाँ पे। अब दूसरा देखो, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में प्लांट में काम हो रहा है, वहां पे मतलब केमिकल्स यूज हो रहे हैं, जिंक है, फॉस्फोरस है, हर टाइप का केमिकल। तो जो अनट्रीटेड वेस्ट है वो निकला, वो कहाँ गया? पॉन्ड में गया। हाउस होल्ड है, आपने हाउस होल्ड में भी जो काम किया उस पानी में कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल मान लो डाल दिया आपने, ठीक है, तो वो भी यहाँ से कचरे में, जो किचन वेस्ट है, वही मान लो घूमते फिरते नाले वाले से कहाँ चला गया? इस पॉन्ड में चला गया, आपका लोकल पॉन्ड में। तो इस लोकल पॉन्ड में हुआ क्या? इस लोकल पॉन्ड में अ, मतलब थोड़ा मिनरल्स मिल गया, तो काफी ज्यादा वेजिटेशन की ग्रोथ होने लग गई। वेजिटेशन ग्रोथ काफी ज्यादा हो गया, तो ये पॉन्ड जो है ना, काफी आपने देखा होगा ना कि ब्लू एल्गे काफी ज्यादा हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं हम यूट्रोफिकेशन, कि उसमें ज्यादा मिनरल्स आ जाना। अब देखते हैं ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या? फोस्फेट फर्टिलाइजर इन वाटर, फोस्फेट फर्टिलाइजर जो है वाटर में जाता है तो यूट्रोफिकेशन होता है। ये बन जाएगा 1 का 4, 1 का 4 से आंसर निकल गया। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? एयर में CH4 आ जाए, ये सब मतलब ज्यादा ट्रैप करे हीट को, जो आउटगोइंग लॉन्ग वेव सोलर रेडिएशन उसको टैप करने वाले ज्यादा इलो में टैपिंग कैपेबिलिटीज होती हैं। तो मीथेन क्या हो गया? ग्लोबल वार्मिंग साथ हो गया। सिंथेटिक डिटर्जेंट इन वाटर, सिंथेटिक डिटर्जेंट अगर हम वाटर में मिला देंगे तो उससे क्या होगा? देखा है ना आपने कि चलो ठीक, सिंथेटिक डिटर्जेंट से होता क्या है ना कि जैसे ये वापस से एक पॉन्ड हमने ले लिया, पॉन्ड ले लिया, सिंथेटिक डिटर्जेंट इसे भर के डाला, ठीक है, तो इसकी कॉम्पोजिशन खराब हो गई। उससे क्या हुआ कि जो इसमें ऑक्सीजन था वो ऑक्सीजन कम हो गया। अब यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है, ऑक्सीजन अब कम हो गया, ऑक्सीजन मान लो बचा है 90, ऑर्गेनिज्म उतने ही है, उससे ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो इससे क्या होगा? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ना वो हैम्पर होगा। इसका हो जाएगा 1, एंड नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड तो सल्फ एसिडेंटली होता ही है, तो हमें पता ही है, आंसर बन जाएगा इसका 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट डिक्लेयर्ड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज? देखो मिलाते हैं, क्वेश्चन हमेशा अच्छे से पढ़ना, आधा तो क्वेश्चन से ही बन जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल, नॉट नॉट पूछ रहा है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज अंदर रेप्टाइल एंड एम्फीबियन, रेप्टाइल और एम्फीबियन की बात करिए, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बट ये तो बर्ड है ना, बर्ड की यहाँ बात ही नहीं हो रही है, तो इसको तो ऑड वन आउट से भी हम निकाल सकते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्रोनिम्स has been used by biologists to describe the factors that threaten to diversity। इसमें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हो सकता है क्या? ये इसको डिफाइन ही नहीं कर रहा है, तो ये नहीं होगा। IUCN तो बॉडी है, EPA तो एक्ट है, ये भी नहीं होगा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। बट एक ये जो है ना हिप्पो, इसका फुल फॉर्म होता है
habitat loss, invasive species, pollution, पॉल्यूशन मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन ना, ह्यूमन हाँ, एक सेकेंड, ये पॉल्यूशन होता है फिर पॉपुलेशन होता है, डबल पी है ना, पॉपुलेशन जो कि ह्यूमन पॉपुलेशन होगा, एंड वो बचाना एक, उस जगह ओवर हार्वेस्टिंग, ये होता है फुल फॉर्म हिप्पो का। इसको दिया किसने था? ईओ विल्सन ने दिया था। ईओ विल्सन ने ये टर्म को क्वाइन किया था। तो यही हो जो बोल रहा है ना कि फैक्टर्स दैट थ्रेटन टू बायोडाइवर्सिटी, ये हैबिटेट लॉस थ्रेट है, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज थ्रेट है, पॉल्यूशन थ्रेट है, एक्स्ट्रा पॉपुलेशन ह्यूमन पॉपुलेशन तो मतलब सबसे ज्यादा थ्रेट है हर कुछ के लिए, ओवर हार्वेस्टिंग ये भी थ्रेट है। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका? आंसर बन जाएगा ऑप्शन 4 हिप्पो। हिप्पो का फुल फॉर्म याद रखना, कभी पूछने आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? दो होते हैं ना, नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल, जो रिप्लेनिश कर सकता है खुद को कम अमाउंट ऑफ टाइम में। जैसे कि सोलर हो गया, सोलर तो वापस आते जा रहा है ना, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो वो अबंडेंस में है, तो वो हो गया रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। बट हम अगर कोल की बात कर लें तो हम क्यों इतना परेशान है कि कोल को हमें फेज आउट करना है? इसलिए परेशान है क्योंकि वो नॉन रिन्यूएबल है, उसको बनने में लाखों करोड़ों साल लगेंगे अपने को। तो इसीलिए एक बार अगर भंडार वो खत्म हो गया, उसके रिजर्व खत्म हो गए, तो वापस हम क्या करेंगे? इसलिए हम शिफ्ट कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी की तरफ या फिर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ। तो नॉन रिन्यूएबल कौन से लग रहे हैं? कोल को बनने में बहुत समय लगता है। अच्छा रिन्यूएबल पूछा है ना, नॉन रिन्यूएबल इसमें समय लगता है, इसमें भी समय, नेचुरल गैस को भी बनने में बहुत समय लगता है। तो जियोथर्मल एनर्जी जो है ये रिन्यूएबल है। आंसर हो जाएगा 4 इसका। A ceiling on agricultural land holding. Agricultural holding means statutory absolute limit on amount of land which an individual can hold. This imposition of a ceiling has been, अच्छा ये जो एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग है ना, इस पे दो एस्पेक्ट्स हैं जो कि दिया हुआ है इसके, मतलब जो लिमिट्स है ना उसमें दिया हुआ है। एक सीलिंग ऑफ फ्यूचर एक्विजिशन है और एक है सीलिंग, ये है कॉन्सोलिडेशन लैंड होल्डिंग नहीं है, कंसिस्टेंट है, एग्जिस्टेंट है और फ्यूचर है, इसमें दो बातें करी गई है बस, ए एंड सी हो जाएगा। सीलिंग ऑफ कन्वर्सन ये बिल्कुल भी बात नहीं करेगी, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए एंड सी। मतलब फ्यूचर में आप क्या एक्विजिशन करोगे एंड अभी आपके पास प्रेजेंटली कितना एग्जिस्टिंग है, ठीक है, इसमें दो बातें करी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जेंडर डेवलपमेंटल इंडेक्स इज अ कंपोजिट इंडेक्स, बिल्कुल सही बात है, कंपोजिट इंडेक्स है, ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, empowerment and labor market, बिल्कुल सही है। which when the above four factors are considered together, inequality in women and men has adverse impact on human development index। जो human development index है उसी के अंदर में ये सब उसके बाद डेवलप हुआ है, HII हो गया, जेंडर GDI हो गया, इसको डेवलप कौन करता है? UNDP डेवलप करता है इसको, मतलब इस रिपोर्ट को पेश करता है UNDP, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, ये एक कंपोजिट इंडेक्स है, ये तो हमें पता है स्टैटिक से कि कंपोजिट इंडेक्स है और इसमें ये सारी चीजों को इन्वॉल्व किया जाता है, मतलब स्कोर निकालने के लिए। एंड अगर ये चारों फैक्टर्स कंबाइन, अगर मतलब कहीं खराब है ये सब, तो वहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट खराब ही होगा ना। अगर हम मेजर देखें बाइनरी, तो मेल है एंड फीमेल है, ठीक है, ये दोनों मिलके काम करेंगे तो डेवलपमेंट होगा, नेशन का मान लो, दुनिया का मान लो, कहीं भी। आप इसमें से एक स्टेक होल्डर को ही अगर पैरालाइज कर दोगे तो डेवलपमेंट कभी उस स्पेस में नहीं हो पाएगा ना। तो यही बात है, दोनों बात बिल्कुल सही है। आंसर क्या बन जाएगा इसका? बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। इसको किसने रिलीज किया ये तो हमने पढ़ लिया। एक करंट से हम रिलेट कर लेते हैं कि इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है। इंडिया की रैंकिंग है 131 विथ ए स्कोर ऑफ 64.1%। ये है इंडिया की रैंकिंग। इसमें डेवलप कौन करता है? UNDP डेवलप करता है, ये हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 38 है, which of the following was the main objective of 20 point program
ये मतलब गरीबी हटाओ उसी टाइम का है। तो हाँ 1975 के टाइम का ये। तो इसका मतलब मेन फोकस क्या था, टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो अच्छी बातें हैं ना, वही सब लिखी हुई थी इस 20 पॉइंट प्रोग्राम में, कोर एरियाज के लिए। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बात करी गई थी, पोवर्टी एलिवेशन पे भी बात करी गई थी। आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। आप ये याद रखना 20 पॉइंट प्रोग्राम किसके टाइम में आया था, 1975 में आया था ये। आइडेंटिफाई द करेक्ट बताना है ना, करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग फूड सिक्योरिटी बिल। बिल बोलो या फूड सिक्योरिटी एक्ट बोलो, बिल में क्या क्या था ये पूछ रहा है। द बिल प्रोवाइड्स फूड सेफ्टी बेनिफिट टू 50% ऑफ अर्बन एंड 75% ऑफ रूरल। ठीक है, ये बात कर रहा है सब्सिडी की। जो सब्सिडी है वो ज्यादा किसको चाहिए, वो ज्यादा चाहिए रूरल में, क्योंकि वहां पे अपॉर्चुनिटीज कम है। अर्बन में वो वहां पे काम करने की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, वहां मतलब आपको पे अच्छा है, हैंडसम पे है। बट रूरल में ऐसा नहीं है ना। तो बिल्कुल सही बात है, 50% अर्बन में उन्होंने कहा था एंड 75% रूरल में। ये हो गया बिल्कुल करेक्ट। बेनिफिशियरीज विल बी प्रोवाइडेड राइस एट ₹3 पर केजी, कोर्स मील एट कोर्स ग्रेन एट 1 एंड व्हीट एट 2 पर मंथ। ये भी बिल्कुल सही बात है। आंसर हो जाएगा ए एंड बी। बट जनवरी 2023 से क्या करा गया है, इसको फ्री कर दिया गया है। बिल्कुल भी इसको फ्री कर दिया गया है। बट यहाँ क्या पूछा है, फूड सिक्योरिटी बिल 2013 में क्या स्टेटेड था। जो 13 में था वही लोकस स्टैंडर्ड को हम यहाँ रखेंगे, हम यहाँ अभी का नहीं रखेंगे। द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट फर्स्ट केम इनटू प्रोमिनेंस इन द वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी प्रेजेंटेड इन 1980। बट अगर पूछे कि मतलब पहली बार कब इस पे मुद्दे पे बात हुआ, तो वो हुआ था 1987 में बंटलैंड रिपोर्ट में। ठीक है, 1992 से हम याद कर लेते हैं, रियो समिट। रियो समिट कब हुआ था, 1992 में। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या पूछ रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स रिलीज इन 2020। तो 2020 पढ़ के तो हमें कुछ मिलना नहीं है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं 2025 को। 2025 में इंडिया की रैंकिंग क्या है, इंडिया की रैंकिंग है 99 एंड स्कोर है 67 का स्कोर है। अब ये पढ़ रहे हैं तो एक एसटीजी रिपोर्ट है, वर्ल्ड लेवल पे निकलता है, जिसमें इंडिया की रैंकिंग है 99, स्कोर है 67। एक है एसडीजी रिपोर्ट जो कि नीति आयोग निकालती है। इसमें फर्स्ट पे कौन है, ज्वाइंट विनर है उत्तराखंड एंड केरला। एंड आई थिंक 67 ही इनका भी स्कोर है, 67। यस 67 ही इनका स्कोर। एंड लास्ट पे कौन है, लास्ट पे है बिहार, जिसका स्कोर है 55 के आसपास। आंसर हो गया इसका, आंसर हो गया इसका 99। इंडिया वाले के बारे में पूछे, इंडिया पूरा पूरा यहाँ से कवर करके जो भी पूछे आप आंसर कर देना। इकोनॉमिक ग्रोथ इज द इंक्रीज इन आउटपुट ओनली, हुज स्टेटमेंट वाज दैट। स्टेटमेंट मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ बस ठीक है, ये बोला था किंडल, प्रोफेसर किंडल बर्जर ने। ठीक है, ये स्टेटमेंट इनका था। क्वेश्चन नंबर कितने आ गए हम, 43 आ गए ना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, consider the economic considering the economic challenges in India after globalization, trickle down theory। एक सेकंड, एक सेकंड मैं काम कर लेता हूँ। हाँ सॉरी, considering the economic challenges in India after globalization, trickle down theory is precisely applicable to Indian economy। मतलब ऐसा क्या अलग हो गया जो प्रिसाइजली एप्लीकेबल टू इंडियन इकोनॉमी, मतलब ये थोड़ा वेग है। आगे फिर दूसरा स्टूडेंट पढ़ लेते, कहीं कॉम्प्लीमेंट कर दे। The high growth rate of Indian economy after globalization, especially under since 2005, poses question about applicability of trickle down theory। अब ये तो पक्का हो गया कि ना बोथ करेक्ट हो सकता है ना बोथ इनकरेक्ट हो सकता है, क्योंकि एक यस कह रहा है एक नो कह रहा है, तो बीच की तो बात है नहीं। ठीक है, बट हम नो के साथ ज्यादा जाएंगे,
क्यों जाएंगे? क्योंकि जो ग्लोबलाइजेशन है ना, उसको जैसा इंडिया में काम करना था वैसा किया नहीं, वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट को लाया नहीं। ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या कहता है कि बीट एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनीथिंग, ठीक है, अगर हमने यहाँ पे कोई डेवलपमेंट किया तो ये इसका इफेक्ट से इसमें भी कुछ फायदा होगा, इसके इफेक्ट से इसमें भी कुछ फायदा होगा, इसके इफेक्ट से इसमें भी कुछ फायदा होगा। ब्रिटिश ने ये मॉडल कहा था, मकॉले ने कहा था एजुकेशन के लिए, हम मासेस को एजुकेट नहीं करेंगे, हमने क्रीम को एजुकेट कर दिया जिनको हमें करना था। अब अगर उनको मन है तो वो कर ले एजुकेट नीचे, और ट्रिकल डाउन से बाकी एजुकेशन भी फैल जाएगा, ये उसका कहना था। तो यहाँ भी वही कह रहा है कि जो ग्लोबलाइजेशन हुआ इससे ये पूरा हुआ क्या? नहीं हुआ ना। अगर वैसा होता तो मतलब इतना ज्यादा जो एक वैली है रिच एंड पुअर के बीच में जो डिवाइड है वो भर नहीं गया होता। बट यहाँ तो अभी भी मतलब कितना खराब सिचुएशन है कि जो टॉप टॉप 4 या टॉप 5% है वो 70% के आसपास में इकोनॉमी को होल्ड करते हैं, उतना पैसा वो होल्ड करते हैं इंडिया का। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है एंड ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आ गया 44। अबाउट 40% ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज did not benefit from economic growth during 1950s and 60s. Who made this statement? ये स्टेटमेंट रॉबर्ट मैकनमारा ने कोट किया था इसको। तो ये बस आप याद रखेंगे, कुछ समझने का है नहीं, इसको तो बस याद रखना है, कहीं क्वेश्चन आ जाए तो आपको फायदा होगा अगर आपने ये पढ़ा होगा तो, क्योंकि पढ़ तो कोई सकता नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल मिशन वाज नॉट इंक्लूडेड इन एनसीएपी? ये क्वेश्चन है थोड़ा सा अटपटा, क्योंकि यहाँ पे एनसीएपी की जगह ना नैपसीसी होना चाहिए था, क्योंकि एनसीएपी में कोई मिशंस की बात वैसे करता नहीं है, क्योंकि नैपसीसी करता 8 मिशंस की बात। ठीक है, एनकैप में कोई वैसा मिशंस की बात है नहीं। तो एनकैप, ये एनकैप को लेके हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, नैपसीसी सॉरी नैपसीसी को लेके बनाएंगे इस क्वेश्चन को। तो उसमें 8 मिशन है टोटल। एक है इसमें सोलर मिशन हो गया, एक है नेशनल सस्टेनेबल हैबिटेट मिशन, एक है नेशनल वाटर मिशन, इसके अलावा है नेशनल मिशन ऑन इनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑफ ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोलॉजी। आप बस लिख लेना, राइटिंग पे मत जाना, आप अगर लिख रहे हो ना तो आप खुद से कोड नोट डाउन कर लेना। और क्या था, एक था नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 8 था। नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, ये 8 मिशन थे इसमें। तो यहाँ पे कौन कौन दिया हुआ है, सोलर दिया है, हैबिटेट दिया है, वाटर दिया है, कौन सा नहीं दिया है मतलब नहीं था, वो था नेशनल हेल्थ मिशन, ये दूसरे में। आंसर हो जाएगा इसका हेल्थ मिशन, क्वेश्चन 45 का आंसर होगा डी। 2 और चीज आप इसे याद रख सकते हो ना, एक है इनकैप नैपसीसी, ये काफी बार मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछता है कि इनकैप कब आया था और नैपसीसी कब इंट्रोड्यूस हुआ था। तो 2019 में हुआ था इनकैप एंड नैपसीसी हुआ था 2008 में। 8 मिशन किसके अंदर है, नैपसीसी के अंदर है। क्वेश्चन नेक्स्ट में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ पॉवर्टी इवन आफ्टर 7 डिकेड्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया? मोर डिपेंडेंसी पूछ रहा है कि, अच्छा ठीक है स्टेटमेंट वाला है, मोर डिपेंडेंसी ऑन इकोनॉमी ऑन एग्रीकल्चरल सेक्टर। ठीक है, हमारा जो भी मतलब इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही है, कितना ज्यादा वर्कफोर्स उसमें लगा हुआ है। तो ठीक है, ये है, क्योंकि जो इनपुट दे रहे हैं और जो आउटपुट मिल रहा है उससे वो रेशियो काफी अलाइन नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। शॉर्टेज ऑफ
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो डेवलप ही नहीं कर पाए इंडिया में। जो बाकी दुनिया का मॉडल था ना, ईयू मान लो, यूएस मान लो, प्राइमरी सेक्टर था, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप किया सेकेंडरी, एंड उसके बाद टर्शियरी सेक्टर डेवलप किया। बट इंडिया में क्या हुआ कि यहाँ से हमने एक लीप लिया और इसको बाईपास करके डायरेक्ट हम टर्शियरी सेक्टर में आ गए ग्लोबलाइजेशन से। तो ये जो सेक्टर है ना हमारा, हमेशा हमेशा से ही अंडर डेवलप्ड रहा। कभी हम, इसलिए हम हमेशा से डिपेंडेंट रह गए दूसरों पे। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है मैन्युफैक्चरिंग में। हाई ग्रोथ रेट ऑफ, ये तो खुद में ही एक मजाक है। जहां फार्मिंग ही सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो रही है, मैकेनाइजेशन नहीं है उतना अच्छा, वहां हाई ग्रोथ रेट कैसे होगा एग्रीकल्चर का? जहां मॉडर्न टेक्निक्स अभी तक यूज नहीं हो रही है। आपने देखा होगा गाँव में ड्रिप इरिगेशन लोग जानते भी नहीं है, वो वैसे ही नहर चरा के छोड़ दिया। साहूकारों से कर्ज पे लेके लोग मतलब खेत बोते हैं, तो वहां पे हाई रिटर्न कैसे मिल सकता है? तो ये बिल्कुल गलत हो गया। आंसर बनेगा ओनली 1 एंड 2। प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड अंडर आईसीडीएस। आईसीडीएस पे क्वेश्चन पूछ रहा है। आईसीडीएस आया कब था? 1975 में आया था। अभी आपने देखा ना एक और क्वेश्चन 1975 का था। आप बता सकते हो कि ये 1975 के इतने सारे क्वेश्चन वो पूछ क्यों रहा है? मतलब सपना तो नहीं आया कि वो अचानक से आईसीडीएस पूछ दे रहा है, अचानक से 1975 पहले भी था, 20 पॉइंट प्रोग्राम पूछ रहा है। क्यों पूछ रहा है वो? इसलिए पूछ रहा है ना क्योंकि उसको 50 साल हो गए। क्योंकि उसको 50 ईयर हुए। तो 25 साल, 50 साल, 100 साल, ऐसे वालों को याद रखना। तो आईसीडीएस, यस, आईसीडीएस में क्या पूछ रहा है? प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेड अंडर आईसीडीएस। कौन कौन सा प्रोग्राम जो है वो मतलब इंक्लूडेड है आईसीडीएस में, पूछ रहा है ना। न्यूट्रिशन ये है इंक्लूडेड, हेल्थ चेकअप भी है, ये दोनों नहीं है। ये होगा इसका आंसर ए एंड बी। इसमें और भी प्रोग्राम्स हैं, मैं वो भी लिखवा देता हूँ, उसको याद रखना, क्योंकि अब बाकी एग्जाम्स के लिए तो 50 साल हुआ है ना 2025 का, तो भी पूछ सकता है। एक था इसमें न्यूट्रिशन सपोर्ट था, हेल्थ चेकअप था, एक इम्यूनाइजेशन था। इम्यूनाइजेशन था कि सबको टीका वका लगे सही से। रेफरल सर्विस था, रेफरल सर्विस कि आपका इलाज यहाँ नहीं हो सकता है तो आपको हम किसी बड़े अस्पताल में रेफर कर देंगे। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, आपको हम ही कितना न्यूट्रिशन देते रहे, आपको खुद भी तो पता होना चाहिए ना कि आप क्या खा रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। एंड प्री स्कूल, मतलब जो आंगनवाड़ी वाला है ना, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी था इसमें। तो इतने सारी चीजें थी इसमें, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 चीजें थी, टोटल चीजें थी 6। ये सारी चीजें हो गई। अब ये था किसके किसके लिए? 0 to 6 ईयर के लिए, चिल्ड्रंस के लिए था किसके लिए? इस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो 0 to 6 ईयर चिल्ड्रन के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, एंड लैक्टेटिंग मदर्स के लिए था। सब देख लिया हमने। 1975 में आया, किसके लिए? 0 to 6 चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स, एंड क्या क्या इसमें, इसके अंदर में क्या क्या मतलब प्रोग्राम्स है, ये एंड ये टोटल 6 प्रोग्राम है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। As per 2011 census, 13% of total urban population of country was living in which of the following city? As per 2011, इसका कहीं कोई डेटा हमें मिला नहीं, पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से है, बट विल गो विथ दिस ए एंड डी। कहाँ है ए एंड डी? विल गो विथ ए, क्योंकि दिल्ली में काफी बड़ा हब है, सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन दिल्ली में ही है, तो दिल्ली तो कहीं से जा नहीं सकता है। तो ये गलत होगा। 3 भी नहीं हो सकता क्योंकि दिल्ली और मुंबई खुद में ही इतना अर्बनाइज्ड है। तो ए एंड डी विल बी करेक्ट आई थिंक। As per 2011 census, India's population percentage is dash of total global population। जब हम पहला क्लास पढ़ रहे थे इंडिया साइज एंड लोकेशन, इसमें साइज मतलब ज्योग्राफिकल तो बताई थी, डेमोग्राफिक साइज भी बताई थी कि 17.5% पॉपुलेशन जो है ग्लोबल इंडिया पे है। ये 2011 की बात है, अब तो हम बहुत आगे पहुंच गए होंगे। Which of the following statement is are correct in relation with India's national population policy 2000? जो इंडिया की नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है उस पे
मतलब पूछ रहा है क्वेश्चन। इसको भी देखो, इसको भी 25 साल हो गए। 25, 50, 100 कहा था ना अभी, याद रखना। 75 को भी ऐड कर लो, बट 75 से उतना पूछता नहीं है। पॉपुलेशन पॉलिसीज पूछा है। स्टेबलाइजिंग द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बाई 2050 विथ मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। अगर यहाँ पे आप मिस भी कर गए ना, तो इंडिया में आपने सुना कभी कि 2 चिल्ड्रन नॉर्म्स का कोई बात है? ये कर देंगे तो हाहाकार मच जाएगा इंडिया में, बोलेंगे कि हमारा पर्सनल चॉइस कहाँ गया, पर्सनल लिबर्टी कहाँ गई। तो ये बिल्कुल गलत हो गया। यहाँ पे 2045 की बात करी गई थी। 2045 तक हम इंडिया पॉपुलेशन को स्टेबलाइज कर लेंगे। और जो मेजर्स बताए गए थे, बट वो मेजर्स थे ना, मतलब ये ऐसे थे कि डिलेड मैरिजेस के थ्रू या फिर कॉन्ट्रासेप्शन का यूज करने को बढ़ावा दिया जाएगा, एजुकेशन दिया जाएगा लोगों को, ठीक है, हेल्थ पर ध्यान दिया जाएगा कि आईमास ना हो, आईफार ना हो। ये था इसमें। तो पहला गलत हो गया बिल्कुल। ये गलत, ये गलत। अच्छा, ये भी गलत हो गया। ठीक है। ए से तो तीनों निकल गया, आंसर बन गया अपना बी, ए सी। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, ये बात थी उसमें। रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिलो 30 पर थाउजेंड नहीं, 30% पर थाउजेंड नहीं, 30 पर थाउजेंड होगा। ये परसेंट आके इसको गलत किया है, आंसर बन जाएगा ओनली 4। विच फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व ड्यूरिंग कोलिजन। जब कोलिजन होता है तो क्या उसमें मतलब कंजर्व होता है मोमेंटम। टोटल, ये पढ़ा होगा ना आपने, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। एनसीईआरटी में एग्जांपल के साथ दिया हुआ है, एक बॉल का एग्जांपल और एक कार का एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ मैं आंसर्स करवा दे रहा हूँ उसके, जो मेन साइंस है ना, साइंस के क्वेश्चंस बढ़िया है। तो साइंस के क्वेश्चन आपको पूरा डिटेल में सर करवा देंगे। 20-25 क्वेश्चन है, वो आप देख लेना वहां से। बट यहाँ मैं आपको एक नॉर्मल नॉर्मल आंसर करवा दे रहा हूँ, थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ। बट साइंस काफी लोगों का कमजोर होता है, तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन सर आपको करा देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्म द यूनिवर्स इज नॉट स्टैटिक बट एक्सपेंडिंग। ये आपने पढ़ा होगा, रेडशिफ्ट फेनोमिना कहते हैं, रेडशिफ्ट फेनोमिनन ऑफ यूनिवर्स एक्सपेंशन। तो यही चीज है क्वेश्चन में, मतलब ब्लू शिफ्ट दे दिया है, बेंडिंग लाइट दे दिया है, ये दे दिया है। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा है कि अगर बस किसी को नाम ही पता हो ना तो बता देगा वो। न्यूट्रिनो पार्टिकल इज एमिटेड इन प्रोसेस ऑफ। न्यूट्रिनो को बताओ पहले हम कि कहते क्या है इसको, उसका निकनेम क्या है? घोस्ट पार्टिकल। इंडिया कोई मिशन भी चल रहा है क्या न्यूट्रिनो के लिए? कहीं एक ऑब्जर्वेटरी भी बनने जा रही थी क्या तमिलनाडु में? ये सब आप बताना मेरे को। तो ये कैसे निकलता है? न्यूट्रिनो हो गया, तो ये बीटा डीके से निकलता है। ये क्या रहता है ना, ये मतलब फोटोन से भी छोटा मान लो, उतना छोटा पार्टिकल जो आपके शरीर से भी अंदर बाहर हो रहे होंगे, आपको पता नहीं चल रहा होगा। तो इसमें काफी पोटेंशियल है। मान लो आपको कम्युनिकेशन के लिए अगर आप ये यूज कर पाओ, स्टडी करते करते ना डेवलपमेंट हो जाए कम्युनिकेशन। सोचो कितना सिक्योर कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, कितना फ्लॉलेस कम्युनिकेशन होगा, कोई बैरियर्स रहेंगे ही नहीं। तो इसका काफी, इसलिए इस पे काफी स्टडी चल रही है न्यूट्रॉन पे, इसको घोस्ट पार्टिकल कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ। अच्छा, अगर टेम्परेचर में इंक्रीज होता है तो जो विसिटी ऑफ गैसेस है वो क्या होता है, वो भी इंक्रीज होता है। अब यहाँ पे अगर मैं आग लगा दूं तो यहाँ के जो गैसेस हैं वो देखोगे ना, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करने लगेंगे, हिलने लगेंगे आपस में। तो ज्यादा क्या होगा, इसमें विसिटी बढ़ जाएगी। अब ये दो क्वेश्चन है, ये तो पूरा पूरा कराना पड़ेगा, ये आपको सर करा देंगे। सिट्रस कैंकर, ये एक बैक्टीरियल टाइप का पैथोजन है, और ये क्या करता है, खराब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैटेगरी ऑफ स्क्लेराइड्स आर। स्क्लेराइड्स की कैटेगरी कौन कौन से हैं? मोस्टली ये 4 कैटेगरी है इसकी, ठीक है। एक है मार्को, ऑस्टियो एंड एस्ट्रियो, और एक है बार्की, ठीक है। एक है बार्की, ठीक है। ये जो ट्रैकेट्स है ना, ये तो नहीं है, ये तो जाइलम फ्लोएम होता है ना, ट्रैकेट्स, सीव्स, ये सब। तो सी को अगर हम माइनस करें, ए बी एंड डी हो गया। इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। बीपीएससी भी तो आगे बढ़ रहा है ना। तो जो मार्कोस्क्लेराइड्स है ना, वो मतलब प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है, और आपको मिलता है, जैसे आपने देखा होगा ना कि लिग्यूम्स जो होते हैं उसमें एक छोटा सा प्रोटेक्टिव लेयर होता है ना ऊपर, उसका छिलका,
तो ये प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्मेशन में काम आता है। ऑस्टियो है, ऑस्टियो से तो आपको पता ही है, ऑस्टियो का मतलब ही होता है हड्डी, तो ये उसी के टाइप का दिखता है इसलिए इसको ऑस्टियो कहते हैं, ये सपोर्ट में काम आता है। ट्रैकिड्स तो नहीं। एंड एस्टेरियोस्क्लेराइड्स, एस्टेरियोस्क्लेराइड्स जो है वो ये भी सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन में ही इसका भी काम आता है। एंड लास्ट हो गया ये बार्की ना, बार्की स्क्लेराइड्स जो होता है वो हार्डनेस प्रोवाइड करता है। आपने देखा होगा कुछ फ्रूट्स होते हैं जो ऊपर से काफी सख्त होते हैं, जैसे नाशपाती, पीएस खाया होगा ना आपने, ऊपर से कितना उसका एक सख्त होता है, सख्त होता है उसका खोल। गुआवा, गुआवा भी आपने खाया होगा, जो थोड़ा पक्का थोड़ा कच्चा रहता है, वो वाला कितना सख्त रहता है उसका खोल, जोर लगाना पड़ता है आपको खाने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। स्टोमाटा विल ओपन if there is accumulation of which of the following element in the guard cell। स्टोमाटा कब ओपन होगा? आपको हो सकता है थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा होगा साउंड में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है ऊपर, तो थोड़ा सा वो उठा पटक कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा बियर करना, सॉरी। स्टोमाटा ओपन कब होता है? जब उसको किसी की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, तो वो ओपन होता है पानी लेने के लिए। तो अगर पानी कम है तो वहां पे पोटेशियम फॉर्म होने लगता है, एंड उसको इंडिकेशन मिल जाता है पानी अब कम है, अब हम ओपन हो जाते हैं। आंसर हो जाएगा पोटाशियम। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में। ये सब आप ज्योग्राफी सॉरी साइंस में पढ़ोगे, जो एनसीईआरटी कोर्स सर का चल रहा है उसमें सब कुछ दिया हुआ है। Which of the following statement are correct regarding Spirogyra algae? Spirogyra से रिलेटेड क्या है? Commonly called as pond scum, बिल्कुल सही बात है, pond scum इसको निकनेम है इसका। It grows in marine water। पॉन्ड और मरीन दोनों कहीं से मैच कर रहा है क्या? जब मैच नहीं कर रहा है तो ये फ्रेश वाटर है, तो ए सही है, ए सही है, बी गलत है। आंसर हो जाएगा ए सी एन डी। इट सेल्स कंसिस्ट ऑफ स्पाइरल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, ये भी सही है। इट बिलोंग टू फैमिली ऑफ जाइग्ने मेटके। जो भी लिखा हुआ है काफी हार्ड है ये, इसलिए मैं साइंस ज्यादा पढ़ता नहीं। आंसर बन गया। अगर आपको ये भी पता होता ना, मरीन और पॉन्ड वाला भी आप लगा देते तो बन जाता आपका। फ्लावर, लीव्स एंड सीड्स ऑफ विच प्लांट आर यूज्ड टू प्रिपेयर नार्कोटिक्स मैरिजुआना। कौन होता है ये? कैनबिस होता है। इस क्वेश्चन को आप स्किप करो, ये सब आपको नहीं पढ़ना। इन प्रोकैरियोटिक जेनेटिक कोड, इन प्रोकैरियोटिक जेनेटिक कोड, पहली बात ये प्रोकैरियोटिक जेनेटिक कोड की बात कर रहा है। इनिशिएशन, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड वे में पूछा गया है, मैं आपको आसान कर देता हूँ, ये सब आपको पढ़ने की भी नहीं जरूरत थी। ये यहीं पे इनिशिएशन लिख दो। इनिशिएशन कैसे होता है? एयू जी करता है इनिशिएशन। प्रोटीन सिंथेसिस का इनिशिएशन होता है वो एयू जी करता है। एयू जी का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे, एडेनाइन, यूरासिल एंड ग्वानाइन। ये तीन इनिशिएशन में काम आते हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करना इनिशिएट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ हार्मोन रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल? कौन से हार्मोन रहते हैं? एस्ट्रोजन रहते हैं, प्रोजेस्टेरोन रहते हैं, एफएसएलएन, एफएसएचएन, एलएच। इसका फुल फॉर्म अगर देखो तो फॉलिक सिम्युलेटिंग हार्मोन। फॉलिक मतलब समझे ना, वो बाल वाला। एक ये रहता है एफएसएचएन, एलएच का होता है कुछ क्या था इसका, ल्यूटनाइजिंग हार्मोन रहता है ये। ठीक है, आप इसको इन फुल याद रखना। मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन कौन से हार्मोन को सेट रहता है उसमें इन्वॉल्व? एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अभी जो नया वाला था वो कंप्लीट हुआ, तो इसलिए इन्होंने पुराना वाला पूछ लिया। क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे? टू आइडेंटिफाई 20 to 25,000 ऑफ जीन्स ऑफ ह्यूमन, हाँ सही बात है, इतना ही था टारगेट। टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 5 बिलियन बेस पेयर इन डीएनए। नंबर 3 बिलियन था, उसको इन्होंने बढ़ा के 5 बिलियन कर लिया, तो ये इन्होंने गलती कर ली। टू इनकॉर्पोरेट न्यू जेनोमिक नॉलेज इनटू रिसर्च एंड मेडिसिन। पॉजिटिव बात है कि रिसर्च के लिए, अच्छे मेडिसिन के लिए यूज करेंगे, तो ये तो पॉजिटिव बात है। तो पॉजिटिव चीजें तो गवर्नमेंट अपनी रिपोर्ट्स में लिखेगी, जो चाहे जो फ्रेम करेगी उसमें लिखेगी। टू डेवलप क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स। ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट में एनिमल क्लोनिंग क्या करेंगे वो? और अगर मान लो कि ये
एनिमल्स में ह्यूमन को भी इंक्लूड कर रहा है ये क्वेश्चन। तो आप एक बात बताओ कि ये ब्रीच नहीं हो जाएगा क्या, ये पायरेसी नहीं हो जाएगी क्या, कि आपका जीनोम मतलब ये लेके क्लोनिंग करे आपके लिए, मतलब आपके एक्सपेरिमेंट करे, क्लोनिंग करे, तो ये तो पायरेसी वाली बात हो गई ना, बिना आपकी मर्जी के। तो ऐसा नहीं है ये, मतलब ये तो मतलब रॉन्ग ही होगा, इसके लिए तो एक्सेप्टेंस ही नहीं मिलेगा। आंसर क्या बन जाएगा इसका? 1 A and C, A and C हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर है 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट टू वुल? वुल का सब्स्टिट्यूट कौन है? पॉली आर्किलोनाइट्राइट नाइट्राइल। ठीक है, आपने ये अगर पकड़ लोगे ना, आर्कलॉन, ये जो है ना वुल का सब्स्टिट्यूट में इसको भी लिखते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन कैन बी यूज्ड एज बोथ एनाल्जेसिक एंड एंटी पायरेटिक्स? ये कौन है? ये है पैरासीटामोल। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये घटना चक्र में दिया हुआ है, ये हर जगह दिया हुआ है ये। बस मतलब ये क्वेश्चन करके दिया हुआ है कि दोनों में कौन सा यूज होता है, इसका आंसर में लिखते हैं पैरासीटामोल। अगर आपको साइंस हार्ड लग रहा है ना, तो साइंस को सर वापस से एकदम एक्सप्लेन करके एकदम बच्चों वाला साइंस बना के आपको पढ़ा देंगे। अब ये कार्बोहाइड्रेट पे क्वेश्चन आ गया, कार्ब्स पे, जिसके टाइप्स है मोनोसाइक्राइड, डाइसाइक्राइड, ट्राइसाइक्राइड एंड पॉलीसाइक्राइड। तो मोनोसाइक्राइड के नाम से क्या लग रहा है? मोनो का मतलब सिंगल, सिंगल सैचराइड, तो मतलब सिंगल वो, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड। मोनोसाइक्राइड का एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है ग्लूकोज। यहाँ एग्जांपल्स दिए हुए हैं और नाम दिए हुए हैं। डाइसाइक्राइड का क्या है? हाँ, सुक्रोज। सुक्रोज जो आर्टिफिशियल स्वीटनर माना जाता है ना, सुक्रोज, वही है, फ्रूट बेस्ड स्वीटनर है ये। एंड ट्राइसाइक्राइड होता है रैफिनोज, एंड पॉलीसाइक्राइड होता है स्टार्च। ठीक है, ये आंसर मिल गया इसका, इसको मैच कर लेना आप कि किसमें ये फिट बैठ रहा है। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आइसोटोप और उसका मास रेशियो पूछा है, तो मास रेशियो में पता है 1:2:3 होता है। ठीक है, कौन होता है? पीडीटी होता है, 1:2:3 पीडीटी, जिसका मतलब होता है प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। हार्ड वाटर, इसी को कहते हैं ड्यूट्रियम को हार्ड वाटर। जो न्यूक्लियर एनर्जी बनाते हैं ना हम रिएक्टर्स में, तो वहां इसका यूज होता है। Which of the following options do not involve use of carbon in any form of energy production? वुड से अगर हम एनर्जी प्रोडक्शन करेंगे तो कार्बन, वुड तो खुद ही मतलब मास है कार्बन, बायोगैस भी सेम, कोल भी सेम। कौन एक यहाँ पे ऑड वन आउट है? वो है जियोथर्मल एनर्जी। क्वेश्चन हो गया सी, आंसर हो गया। 70 में आते हैं, विच केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन Mg and Cl atoms during formation of compound MgCl2? है। अब इसमें कौन सा होता है? ये होता है आयनिक कंपाउंड। आंसर हो गया। आयनिक कंपाउंड होता है क्या ना, कि मतलब दो ऑपोजिट चार्जेस, इसमें होता है क्या, ऑपोजिट चार्जेस होने चाहिए और एक लूज करे एक गेन करे, ऐसा वाला रिलेशन हो, तो होता है आयोनिक कंपाउंड। 71 वापस से मैं आपके हिस्ट्री में, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946। बिल्कुल सही बात है, नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कैबिनेट मिशन प्लान में ये था, और उसी के तहत में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। आंसर बिल्कुल सही है। कैबिनेट मिशन रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने कहा था कि अभी तक तो देश एक ही है ना, तो दो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्यों होने चाहिए। बिल्कुल सही है भी कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होना चाहिए होल ऑफ इंडिया के लिए। क्रिप्स मिशन वाज एक्सेप्टेड बाय मुस्लिम लीग। पहले या दूसरे क्वेश्चन में ही हमने बात करी थी, क्रिप्स मिशन को सबने मिल के रिजेक्ट किया था, जितनी बड़ी पार्टीज थी इंडिया की। तो ये हो जाएगा गलत, आंसर हो जाएगा ओनली ए एंड बी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमने देख लिया, कैबिनेट मिशन देख लिया। इन विच कंट्री द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वाज स्टार्टेड? फादर ऑफ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं पता है आपको? ये कमेंट करना। मैकियावेली को कहते हैं आई थिंक, फादर ऑफ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और किस स्टेट, मतलब
ऐसा तो है नहीं, कहीं आपको इंग्लैंड भी दिखता है, कहीं अमेरिका भी दिखता है, बट विल गो विथ अमेरिका, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को अमेरिका में स्टार्ट किया गया, इवॉल्व कहाँ किया गया, अमेरिका में। तो यहाँ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहा गया, तो हम अमेरिका के साथ जाएंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अ पर्सन हु होल्ड्स और हेल्ड ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट पॉलिटी शैल सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। ये सिंपल भाषा में पूछ रहा है कि जो प्रेसिडेंट है वो एलिजिबल है कि नहीं री अपॉइंटमेंट के लिए, दोबारा इलेक्शन लड़ सकता है कि नहीं, बिल्कुल लड़ सकता है। क्यों डिबाइड करेगा उसको लड़ने से? नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट अनलेस ही इज क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। नहीं, यहाँ पे आके वो खेल गया। यहाँ कह रहा है कि राज्यसभा के लिए उसको एलिजिबल होना चाहिए क्या? नहीं, उसको होना चाहिए 35 एज, और उसको होना चाहिए लोकसभा के लिए एलिजिबल। मतलब बाकी सब तो है, बट जो उसके अलावा जो एलिजिबिलिटी है ना, वो लोकसभा वाली होनी चाहिए। ये हो जाएगा गलत, ओनली ए हो जाएगा हमारा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड द फॉर्मेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन अर्बन प्लानिंग कमिटी? अब बताओ, अर्बन प्लानिंग, अर्बन किस में आ रहा है? यू एल बी में आ रहा है, और यूएलबी से रिलेटेड कौन था? 74th अमेंडमेंट था। और पीआरआई से अगर पूछे तो पीआरआई से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से कौन था? 73rd था। आया कब? 1992 में आया ये। जो मतलब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि आया 1976 में, ये है ना 4+2 करोगे तो 6 आ जाता है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें। 44th कब आया? 1978 में। 4+4 इक्वल टू 8, 1978 में। और कुछ याद कर लेते हैं इससे, याद करना ही है ना। तो 42nd में कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करा गया था। क्या ऐड करा गया था बताओ? सेक्युलर, सोशलिस्ट सेक्युलर, और क्या ऐड करा गया था? इंटेग्रिटी ऐड करा गया था। सही ऐड करा गया था ना? आई थिंक यही ऐड करा गया था, सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। कुछ छूट गया हो तो बता देना। और ड्यूटीज ऐड करी गई थी। ड्यूटी से मेरे को याद आया, इसको रिकमेंड किसने किया था? स्वर्ण सिंह कमेटी ने। कितनी ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी सारी रिकमेंड करी गई थी? 8 करी गई थी। इंडिया मतलब जो अमेंडमेंट हुआ उसमें ऐड कितनी करी गई? 10 करी गई। अभी प्रेजेंटली कितनी है? 11। क्यों? क्योंकि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, जो कि 2002 में हुआ, उसे 21A को भी ऐड कर लिया गया उसमें। ओ सॉरी, मतलब 21A नहीं, उसमें एक फंडामेंटल ड्यूटी और ऐड करी गई जो कि था एजुकेशन से रिलेटेड। फोर्टी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से क्या हुआ था इंपॉर्टेंट? इससे हुआ था कि राइट टू प्रॉपर्टी एबॉलिश कर दी गई थी। 42nd में ही आई थिंक 48A भी आया था ना। 48A मतलब इन्वायरमेंट के लिए जो था, तो 48A भी इसी से रिलेटेड है आई थिंक। जो भी मतलब फैक्ट्स है ना, ये चार जो है ना अमेंडमेंट्स, ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी constituted under the Indian Constituent Assembly and its chairman। कमिटीज दी गई हैं एंड चेयरमैन दिए गए हैं, वो आपको मैच करना है। स्टीयरिंग कमेटी जो है वो आजाद शत्रु श्री राजेंद्र प्रसाद के पास ही था। एक गलत हो गया, ए सही हो गया। एडवाइजरी कमेटी आयरन मैन ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल के अंदर ही, मतलब पटेल के अंडर में ही थी। जो सेंट्रल राइट्स कमेटी थी, राइट्स कमेटी थी, वो भी वल्लभ भाई पटेल के अंदर में थी। तो ये हो गया गलत। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी अब जो थी वो थी जेबी कृपलानी जी के अंदर में। तो ये भी हो गया गलत। आंसर क्या बनेगा? ए एंड बी कहाँ है? 4 में है ए एंड बी। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, द वाइस प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 5 ईयर। द डेट ऑन विच, हाँ, जिस डेट से वो एंटर करते हैं ऑफिस में उससे 5 साल तक उनका टेन्योर होता है। करेक्ट। वाइस प्रेसिडेंट में बाई राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया?
क्योंकि हमारे जो एक्स वाइस प्रेसिडेंट हैं श्री जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने रिजाइन करा था। किस आर्टिकल से? 67 सब क्लॉज ए के थ्रू रिजाइन करा था, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी सही, ये भी सही। ये भी सही। द वाइस प्रेसिडेंट may be removed from his office by a resolution of हाउस ऑफ पीपल, मतलब ये लोकसभा, passed by a majority of all members then the member of, मतलब ये क्या है ना इस क्वेश्चन में, ये आपको मौके देते जा रहा है। मेरे को एक बार नहीं पकड़ पाए तुम, मैं गलत हूँ तो मैं दोबारा मौका देता हूँ, मेरे को दोबारा में पकड़ लो। यहाँ हाउस ऑफ पीपल से मोस्टली जो ये शुरू होता है ना, ये जो वाइस प्रेसिडेंट है ये हेड किस हाउस के हैं? तो ये हेड है, आई मीन ये मतलब चेयर किस हाउस को करते हैं? ये करते हैं चेयर राज्यसभा को। तो इनको जो रिमूवल के लिए जो रेजोल्यूशन पास होगा ना, वो होगा राज्यसभा में स्टार्ट, और इसमें क्या चाहिए होगा? इफेक्टिव मेजोरिटी। एंड लोकसभा में क्या चाहिए होगा फिर? सिंपल मेजोरिटी। बट यहाँ पे हाउस ऑफ पीपल से स्टार्ट किया, मेजोरिटी ऑफ ऑल देन मेंबर्स। ऑल देन मेंबर्स क्यों? इफेक्टिव मेजोरिटी, जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ है उसकी मेजोरिटी चाहिए बस। तो ये बिल्कुल गलत हो गया, सी गलत हो गया, तो ए एंड बी ऑप्शन 4 हो गया अपना आंसर। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट है तो पहले इसको मार्क करेंगे अपन, ताकि हम भूल ना जाए जल्दी में। फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट प्रोविजंस फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। आर्टिकल 335 इज रिलेटेड टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लेजिस्लेटिव असेंबली। बिल्कुल सही बात है। इनको रिप्रेजेंटेशन के लिए किसमें था? लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों जगह इनका रिप्रेजेंटेशन था पहले। grants if anywhere made benefit to Anglo Indian in respect of education in financial year ending, ये बिल्कुल गलत बात है। During every succeeding period of 3 years the grant may be less than 10%, ये बिल्कुल मतलब ये मतलब फैक्चुअली भी गलत है और ऐसे भी गलत है। ठीक है, तो ये दोनों बिल्कुल गलत हो गया। अब मेरे को एक सवाल आप बताओ, वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिससे कि जो इनको नॉमिनेट किया जाता था ना लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबली में, इसको निरस्त कर दिया गया, मतलब उसको टेक डाउन कर दिया गया कि अब ऐसा नहीं होगा। वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कितनेवें नंबर का था? 100 कितने नंबर का था आप बताना मेरे को। आंसर हो गया ओनली 1। इसका प्रेजेंट स्टैंड मेरे को पता नहीं है, इसलिए मैं इसको मतलब बता नहीं रहा हूँ आपको। तो मेरे को इसका प्रेजेंट डेटा पता होता तो मैं बता देता, बट ये गलत है, ये मेरे को पता है, ये जो डेटा है वो गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू आर्टिकल 1 to 4? पार्ट 1 की बात कर रहा है। ठीक है, पार्ट 1 में क्या है? पार्ट 1 में है यूनियन एंड टेरिटरी। पार्ट 2 में क्या है? सिटीजनशिप। तो पार्ट 1 में यूनियन एंड टेरिटरी है, ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल 1। क्वेश्चन नंबर 79, आइडेंटिफाई द स्टेट्स विदाउट स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 371। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है कि 371 के अंदर में आइडेंटिफाई द स्टेट्स विदाउट सब आर्टिकल। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है कौन सा इंक्लूडेड नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये नहीं कौन सा है? सिक्किम एंड मणिपुर है, जो कि नहीं है। हाँ, सिक्किम मणिपुर नहीं है, बट ये देखिए ना आर्टिकल 371 से हर साल क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और ये लोगों को याद नहीं होता है। तो याद हम कैसे करवाएंगे आपको? 371 से लेकर 371 जे तक जो है ना, वो हम एक निमोनिक से याद कर लेंगे। महात्मा गांधी सबको याद रहेगा। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, महात्मा गांधी नेम एज MA इन जनरल नॉलेज। यहाँ पे हम एक लगा देंगे चैंपियन, या जो भी आपको वर्ड लगाना है कि उन्होंने ऐसे जीत रखा था। महात्मा गांधी चैंपियन नेम एज MA इन GK। चैंपियन को हमें यूज नहीं करना है, इनको यूज नहीं करना है, बाकी सारा यूज होगा। कैसे यूज होगा? 371 में क्या क्या है बताओ? महाराष्ट्र एंड गुजरात है, तो महात्मा गांधी हो गए। नेम से याद करते हैं 371। ए से याद करते हैं, ए में है नागालैंड, एन चला गया। बी में है असम, ए चला गया।
सी में है मणिपुर, डी में क्या है आंध्रा एंड तेलंगाना, आंध्रा एंड तेलंगाना। अब एक चीज आपको याद रखनी है, ई जो है ना, ई को हमें एग्जेम्प्ट करना है इससे, ई एग्जेम्प्ट रहेगा क्योंकि ई में है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश है, तो ई को हम एग्जेम्प्ट रखेंगे। एफ में आएंगे, फिर एफ में आंध्रा हो गया था ना, आंध्रा के बाद सिक्किम था हमारा, एस था तो सिक्किम हो जाएगा, जी एच आई। जी से क्या था हमारा, सिक्किम के बाद क्या था, एम था वापस से, तो एम से हो जाएगा मिजोरम, मिजोरम। एच में क्या था, एम ए से अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, फिर वापस से जी से क्या हो जाएगा, आई में गोवा हो जाएगा, एंड लास्ट जो के है वो हो जाएगा कर्नाटका, कर्नाटका। अब आपको याद रहेगा एमजी महात्मा गांधी चैंपियन नेम एज मास्टर्स इन जीके, मतलब एमएस होता है ना, मास्टर्स हम लिखते हैं ना एमए, तो मास्टर्स इन जीके। नेक्स्ट है द फर्स्ट लोक अदालत कैंप आफ्टर इंडिपेंडेंस हेल्ड इन विच स्टेट इन 1982, ये हुआ था जूनागढ़ गुजरात में। पिट्टाबी सीतारमैया was the chairman of which of the following committee, which of the following committee, जो पिट्टाबी सीतारमैया है वो किस कमिटी के चेयरमैन हुए थे, ये पूछ रहा है अपने को। तो हाउस कमिटी एंड सब कमिटी ऑन चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, आंसर हो जाएगा इसका ए, आंसर हो जाएगा ए। पिट्टाबी सीतारमैया से किसी को त्रिपुरी क्राइसिस याद आ रहा है क्या, त्रिपुरी क्राइसिस याद आ रहा है किसी को? 1939 की हमने बात की, तो 1938 से हरिपुरा सेशन भी याद कर लेते हैं, हरिपुरा सेशन। अब दोनों की बात करी तो दोनों से सुभाष चंद्र बोस जी को भी याद कर सकते हैं, नेताजी को, क्योंकि दोनों को लीड किया था उन्होंने। 39 में क्राइसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि मतलब महात्मा गांधी बैक कर थे पिट्टाबी सीतारमैया को प्रेसिडेंट के रोल के लिए, आईएनसी के सेशन के प्रेसिडेंट के रोल के लिए, बट बन गया कौन, सुभाष चंद्र बोस जी। तो गांधी जी का रुतबा भी था तो उनको ये चीज पसंद नहीं आई, प्रेशर बना तो इन्होंने रिजाइन कर दिया। तो जब इन्होंने रिजाइन किया सुभाष चंद्र बोस जी ने, तो पिट्टाबी सीतारमैया ने कहा कि ऐसे तो मैं नहीं बनूंगा ना, उनका भी मतलब एक ये था कि किसी को हटा के बनना तो काफी ऐसा लगेगा ना कि काफी मतलब कितना कैसा आदमी है उसको प्रेसिडेंट बनने के लिए हटा रहा है, तो इसलिए इन्होंने मना कर दिया बनने से। तो फिर इसमें बने कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। 1940 का सेशन कहाँ हुआ था, ये आप मेरे को बताना, जहां से बसंती थी ना वहीं पे हुआ था, गुजर था जहां से, सॉरी बसंती और गुजर नहीं, मैं दो मूवी को मैच कर दिया शायद, बसंती और वो क्या नाम था उसका, उस डाकू का याद नहीं मेरे को, बट वही था, रामगढ़ सेशन था ये। इसको लीड किसने किया था, अब्दुल कलाम आजाद जी ने, जो कि हमारे ये भी थे, पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। द नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एनसीपीसीआर इन इंडिया किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ, एनसीपीसीआर 2007 में हुआ था एनसीपीसीआर स्टैब्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉक्सो पे, पॉक्सो कब आया था, 2012 में आया था, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012 में आया था। व्हेन वाज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एस्टैब्लिश्ड, एनसीडब्ल्यू कब स्टैब्लिश हुआ था, एनसीडब्ल्यू स्टैब्लिश हुआ था 1992 में। और अभी करंट से याद करें तो कुछ 4-5 महीने पहले आई थिंक कि इनकी जो चेयरमैन है वो आई हैं, तो विजया राहतकर नाम है उनका, विजया राहतकर। तो ये आप करंट से भी इसको याद करना लिंक करके, नेशनल कमीशन से याद आ रहा है ना मेरे को, एनसीएससी और एनसीएसटी, इसके आर्टिकल्स बताना कौन सा है, 338 है, कौन सा 338 ए है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 आगे क्या, हाँ, which of the following functions were performed by Constituent Assembly on January 24 1950, कौन किसको जनवरी 24 1950 को अडॉप्ट किया गया था, इसको कब किया था, 22 जुलाई 1947 को किया गया था। ए हट गया, ए हट गया, ए हट गया, आंसर बन गया बी सी एंड डी। तो याद रखो नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग एंड राजेंद्र प्रसाद जी को। हाँ, करंट का क्वेश्चन आ गया, द की हाईलाइट ऑफ यूनियन बजट 25-26 इज लॉन्च ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी मिशन विच इज फोकस्ड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ एसएमआरस।
ये 5 या 6 SMR अभी शॉर्ट टर्म में डेवलप करने का है, तो बिल्कुल सही बात है। टू फैसिलिटेट the implementation of nuclear energy mission, amendments to Atomic Energy Act and Civil Liability of Nuclear Damage Act has taken up by Parliament, भी सही बात है। These amendments are expected to encourage foreign sector investment in nuclear power projects। तीनों कॉम्प्लीमेंटिंग है, तीनों सही स्टेटमेंट है। Which of the following statement from which of the following sorry select the correct statement। तो करेक्ट है तो पहले हम करेक्ट को मार्क करेंगे। INS विक्रांत ऑफिशियली ज्वाइंड इंडिया नेवी वेस्टर्न नेवल कमांड इन अगस्त 2024। बिल्कुल सही बात है। अगस्त 2024 में INS विक्रांत ने वेस्टर्न नेवल कमांड को ज्वाइन करा था। INS विक्रांत is an aircraft carrier in service with Indian Navy. It is the first ship of its kind and built in तमिलनाडु या कोची। जब इसको बनाया ही कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है, तो ये कोची में बना है ना, उसका तो बनाने वाला हेडक्वार्टर कोची है, तो ये तमिलनाडु बिल्कुल गलत हो गया। आंसर बन गया ओनली 1। CGI भूषण गवई जस्टिस बी आर गवई की बात हो रही है। नॉट ट्रू अबाउट हिम, नॉट ट्रू पूछ रहा है। बॉर्न 1960, सही बात है। ही प्रैक्टिस्ड इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये भी सही बात है। ही वॉज अपॉइंटेड एज गवर्नमेंट प्लीडर एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर बॉम्बे बेंच इन जनवरी 2005। ये क्वेश्चन क्यों पूछा आपको लग रहा हो, क्योंकि ये महाराष्ट्र का एग्जाम है, बॉम्बे बेंच में इनको किया गया था इसलिए पूछा था। आपको जरूरत नहीं है इस पे दिमाग लगाने की। Which of the following statement is correct? The application for the 6th National Water Awards sought on 15 हाँ ठीक है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेशनल वाटर अवार्ड आर गिवन अंडर 9 कैटेगरीज, ये भी सही बात है, 9 कैटेगरी के अंदर ही दिया जाता है इसको। एंड जो थर्ड स्टेटमेंट है वो कह रहा है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज बीन ऑर्गेनाइजिंग द नेशनल वाटर अवार्ड सिंस 2018। तो ये हो जाएगा गलत, आंसर बनेगा ए एंड बी। अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू रैंकिंग्स ऑफ ग्लोबल पीस इंडेक्स। 2024 का हमके पढ़ के कोई फायदा नहीं है हमें, हम पढ़ेंगे 2025 का। तो 2025 में देखा तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडिया की रैंकिंग कितना है, 116 है। इंडिया की रैंकिंग पीस इंडेक्स में कितनी, 116। और जो अभी नई रैंकिंग आई है उसके हिसाब से टॉप तो हर साल आइसलैंड ही करता है, तो उसमें तो कोई है नहीं। उसके बाद आ जाएगा आयरलैंड, इसके बाद न्यूजीलैंड, इसके बाद ऑस्ट्रिया। 2024 से ये दोनों तो थे, ये दोनों सफल हो गए हैं, बाकी दोनों, ये दोनों तो पहले भी टॉप 2 में थे। इंडिया की रैंकिंग में देख ली 116 है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। गुकेश D is one of the most outstanding chess player undoubtedly in the country. His achievements are, अचीवमेंट जो डी गुकेश है ना उनके अचीवमेंट्स के बारे में पूछा गया है। करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट को मार्क कर लेंगे। गोल्ड मेडल इन फिडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हेल्ड इन सिंगापुर 2024। ठीक है, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता फिडे में, फिडे में इन सिंगापुर। हाँ 2024 में जो ये हुआ था ना फिडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और ये इवेंट कहाँ हुआ था, सिंगापुर में हुआ था। गोल्ड मेडल इन फिडे 45th चेस ओलंपियाड। चेस ओलंपियाड ओपन टीम में भी जीता था, वुमेन्स टीम में भी जीता, दोनों जीता था इंडिया की तरफ से। तो ये सिंगापुर नहीं हुआ था, ये हुआ था बुडापेस्ट, हंगरी, हंगरी में हुआ था। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। गोल्ड मेडल इन फिडे 45th चेस ओलंपियाड इंडिविजुअल लेवल इन बुडापेस्ट 2024, ये भी बिल्कुल सही बात है। आंसर बन गया ए एंड सी। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स। जनवरी 22 इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इन इंडिया। यहाँ गलत है, जनवरी 24 को हम सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड फ्रॉम
2008 टू स्प्रेड अवेयरनेस, और बिल्कुल सही बात है, अवेयरनेस के लिए करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015, आंसर हो गया बी एंड सी। ब्रिक्स समिट में पूछा है, 16 ब्रिक्स समिट कहाँ, कजान में। 15th फिर उसके पहले इधर था। 17th बताओ कहाँ पर है, ब्राजील। एंड सब ठीक रहा तो 18th इंडिया। जो ट्रम्प चाचा है ना, इसलिए इतनी जली हुई उनकी, क्योंकि ये तो हो गया 17th वाला। अब 18th जो ब्रिक्स समिट है वो इंडिया में है। 18th ब्रिक्स समिट जो है इंडिया में है, और इंडिया उसको मतलब G20 को जिस टाइप से मार्केट किया इंडिया ने, इसको पता है वो ब्रिक्स को भी काफी खतरनाक तरह से मार्केट कर लेगा इंडिया। इसलिए ट्रम्प चाचा की इतनी जली हुई है कि इंडिया पे प्रेशर बनाया जाए। आंसर हो गया ए का 4, सॉरी ए का 4, बी का 15 कहाँ हुआ था, ये शायद मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, देख लेते हैं पहले। BRICS, ये होता है क्या है ना, ये शफल करता है, एक बार ये करता है एक बार ये करता है, बट अभी इन दोनों ने रिशफल कर लिया था कि एक बार तुम मेरा वाला कर दो, मैं तुम्हारा वाला कर दूंगा। तो अगर 16 रशिया में हो रहा है, 17 इधर हो रहा है, तो साउथ अफ्रीका हुआ होगा ना, 15 जोनसबर्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा कजान। 16 ए का हो गया 4, बी का हो गया 3, आंसर हो जाएगा डी 4। ये भी समझाई देता हूँ, और किसी को समझ नहीं आया हुआ तो कैसे निकाला। ब्रिक्स कंट्रीज जो है ना, जैसे कि एक साल इसने चेयरमैनशिप ली, फिर ये लेगा, फिर ये लेगा, फिर ये लेगा, फिर ये लेगा, ऐसा चलता है। बट लास्ट ईयर क्या हुआ था कि ब्राजील स्किप कर दिया था, कि कहा कि आप मेरे बदले जो मेरी आगे वाली कंट्री है ना वो कर ले, मैं अगले वाला कर लूंगा। तो इसलिए 16 जो है वो रशिया ने कर लिया था, एंड अभी जो 17 है वो ब्राजील ने करा है, एंड जो आगे होगा वो तो फिर लाइन वाइज बढ़ेगा, इंडिया करेगा, ये करेगा, ये करेगा। Which of the following items will receive free of cost द बेनिफिशियरी ऑफ अक्षय योजना, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है। महाराष्ट्र अपने काम का नहीं है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का स्कीम है, जो कि कह रहा है कि सब देंगे फ्री में खाने पीने को। 30 kg 35 kg कुछ रखा हुआ है, ऑल ऑफ द सब देंगे। मतलब देश को बर्बाद करने का 101 तरीके में जो पहला आता है वो है फ्रीबी, और उसी के तहत ये काम कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग भगवान बिरसा मुंडा रोड लिंकिंग स्कीम, ये भी महाराष्ट्र बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसमें दिमाग मत लगाओ। विच पार्टी वॉन द जनरल इलेक्शंस ऑफ मालदीव्स, किसी किसके बीच हुआ था, नेशनल पीपल्स नेशनल कांग्रेस एंड मालदीव नेशनल कांग्रेस के बीच में हुआ था, जीता किसने, पीपल नेशनल कांग्रेस ने जीता। अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी 1960, जिसको अभी इंडिया ने अपनी तरफ से खारिज कर दिया है, जिसको बीच का ब्रोकर था वर्ल्ड बैंक, जो कि काफी बातें कहता है बट इंडिया मानता नहीं उतना कि कोई आर्बिट्रेशन हमारे बीच में क्यों करे। इंडिया यूजेस वाटर फ्रॉम, अच्छा ठीक है, देखो इसमें ये क्वेश्चन ठीक है, सही है। इंडिया यूजेस वाटर फ्रॉम सतलज ब्यास रावी, आंसर तो हो जाएगा इसका सतलज ब्यास रावी, बट इसमें आंसर ऑल भी हो सकता था, क्योंकि जो राबी ब्यास सतलज इंडस झेलम चेनाब, ये है ना, यहाँ पे इंडिया को 100% एक्सेस है, और यहाँ पे जो एक्सेस है वो 80-20 का है, ये पाकिस्तान को, ये इंडिया को एक्सेस था। तो यूसेज तो दोनों तरफ से है ना इंडिया का, इंडिया दोनों में यूज कर सकता है। बट अगर ऑप्शन नहीं है तो हम मोस्ट करेक्ट की तरफ जाएंगे, अगर पूरा करेक्ट नहीं है तो मोस्ट करेक्ट कौन सा बन रहा है, सतलज ब्यास एंड रावी। रावी से मेरे को याद आया, रावी में वो सिख पिलग्रिमेज है ना, डेरा, आप मेरे को बताना ये कौन सा है, रावी रिवर पे ही है, एक गुरुद्वारा इधर है, एक गुरुद्वारा इधर है, सिख पिलग्रिमेज के लिए एक यहाँ पे वो बनाया गया था, ब्रिज बनाया गया था। आप मेरे को बताना वो कौन सा पिलग्रिमेज है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिलिटिन इन इंडियन बजट प्रोसेस, गिलिटिन का मतलब क्या होता है ना, आपने सुना होगा ना गिलिटिन गन, वो जो रणवीर सिंह लेके आया था ना एनिमल मूवी में, उसी टाइप, वो तो काफी बड़ा दिखा दिया बट उसी टाइप का होता है, जो सिंगल वाला रहता है ना, एक बार ट्रिगर दबाया और धार 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 पूरा मतलब चलता है गोली। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ सिस्टम है।
एक बार हाँ, एक बार स्पीकर बोलेगा और सारा जो ग्रांट्स है ना वो वोटिंग में चला जाएगा, धार 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 वोटिंग में चला जाएगा, कोई डिस्कशन नहीं होगा इसमें। तो आंसर हो जाएगा ओनली बी। बाकी ये सब जो है वो गलत दिया हुआ है, मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है। रिमेनिंग बजटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट आर पुट टू वोट विदाउट फर्दर डिस्कशन, मतलब गिल्टी, मतलब उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया कि स्किप कर दिया कि अब इसमें कुछ होने जाने का है नहीं डिस्कशन, सीधा उसको वोटिंग पे डालो। क्वेश्चन नंबर 99, ये भी महाराष्ट्र बेस्ड ही है देखे तो, बट देख लेते हैं। जो मारुति चिंतमपल्ली है, उन्होंने कौन कौन से किताब लिखे हैं? उन्होंने रतवा लिखा है, प्रखर माया लिखा है, चकवा चंदन लिखा है। द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड कौशल भवन, अ न्यू बिल्डिंग एट मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। कौशल से तो स्किल समझ में ही आ रहा है। ऑन 24 जनवरी 2024। अगर बीपीएससी रहता ना तो ये डेट पूछता, बीपीएससी यही डेट पूछता 24, 26, 22 दे करके। ये कहाँ हुआ है? ये है न्यू दिल्ली में। तो 100 क्वेश्चन हो गए अपने पूरे। ठीक है, अब मैं कुछ आगे का फ्रेमवर्क आपको बताता हूँ कि आगे मोस्टली अभी एडीओ का एग्जाम है तो मोस्टली हम एडीओ को लेके चलेंगे, बट उसके साथ में और भी जो एग्जाम्स आ रहे हैं ना उसके लिए भी जो हमारा आगे का प्लान है। एक तो पीवाईक्यू हमने कर लिया इसका, ठीक है। इसके बाद हम सोच रहे हैं जो एमबीआई हो गया, डीएसओ हो गया, एएसओ हो गया, और भी काफी सारे, पीआरओ हो गया। पीआरओ तो आई थिंक करवा दिया था मैंने फाइनल आंसर की। तो जिसका इसका फाइनल आंसर किया है ना उसको वापस से रिवाइज करके करवा दिया जाए क्या, जो आपको मतलब वापस से रिवीजन करने में आसानी हो, क्योंकि पुरानी वीडियो तो आप देखोगे नहीं। इतने पीवाईक्यूज हो जाए, उसके बाद कुछ पीवाईक्यूज स्टेट के उठा के सब्जेक्ट वाइज 100 क्वेश्चन ज्योग्राफी उठा लिए, 100 क्वेश्चन बायो उठा लिए, मतलब इस हिसाब से वो करवा दिया जाए क्या, क्योंकि वो बीपीएससी के जो मतलब उधर के लोगों ने सेट किया है ना उन्हीं प्रोफेसर ने, तो अच्छा एक आइडिया मिलता है क्वेश्चन कहाँ से वो बना रहे हैं। इसके अलावा और भी पीवाईक्यू जो भी बीपीएससी के हुए हैं वो सब्जेक्ट वाइज करवा दिया जाए, कैसा रहेगा आप लोगों को? मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए जो हमारा प्लान है वो है टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको पहले ग्रुप में मिलेंगे, उसके बाद आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा यूट्यूब पे, वो दोनों भी सॉर्ट हो गया। एंड रिवीजन प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं जो कि यूट्यूब पे चलेगा। एंड जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा और उसको इंटेंस करते जाएंगे, जैसे हमने 71st बीपीएससी में करा था सेम वैसे ही आप किसी ने कमेंट भी करा था कि सांस लेने से पहले एक वीडियो आ जाता है इनका, तो वैसा ही रिवीजन प्रोग्राम चलेगा। आप बस तैयार हो मेहनत करने के लिए। हम भी अब वापस से बकअप कर चुके हैं यूट्यूब पे, तो जिसने कोर्स लिया है वो भी पढ़ाई करिए, जिसने नहीं लिया है वो थोड़ा मतलब सेल्फ स्टडी करिए। हम आएंगे यूट्यूब पे वापस से रिवीजन करवाने। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।